हाँ जी सर, क्या हालचाल। सो वी आर बैक विथ अनदर रिवीजन लेक्चर एंड आज हम एक ऐसा टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं जो मेरा पर्सनल फेवरेट चैप्टर है। यस सर, एक ऐसा चैप्टर जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आता है, बट लोगों को ये चैप्टर बहुत ज्यादा ना डिफिकल्ट लगता है, या फिर दे आर लाइक कि सर ये तो डिफिकल्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बट सॉल्व नहीं होते। क्योंकि क्या होता है ना कि ये चैप्टर तभी पॉसिबल है जब आपका ये चैप्टर का हर एक बेस जो है, हर एक चीज अगर आपकी क्लियर रहेगी तो ही ये चैप्टर आप सॉल्व कर पाओगे। एंड एक ऐसा चैप्टर है ना जो एग्जाम में कितने मार्क्स को देखने को मिलता है पता है आपको? एग्जाम में ये आपको देखने को मिलेगा 18 मार्क्स का। क्या मजाक कर रहे हो सर, 18 मार्क्स का? यस, मैंने आपको एबीसी एनालिसिस के वीडियो में बताया था, मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ। देखो, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स के आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा आपको फ्यूचर्स का, एक देखने को मिलेगा आपको ऑप्शंस का। ये हुए 14 मार्क्स, प्लस आपको दो एमसीक्यू देखने को मिलते हैं। एक आता है थ्योरेटिकल, एक आता है प्रैक्टिकल। सर इसका मतलब हमें थ्योरी अलग से पढ़नी पड़ेगी क्या? नहीं, आपको अलग से नहीं पढ़नी है। ये अभी ये रिवीजन लेक्चर में हम ये सब के सब चीजें कवर करेंगे। मतलब ये वीडियो आपको 18 मार्क्स जो है वो कवर करके देगा। कितने मार्क्स कवर करके देगा? ये आपको 18 मार्क्स जो है ये वीडियो आपको कवर करके देने वाला है। ठीक है सर, एक सेकंड में आपको ये एबीसी एनालिसिस अगर आपने देखा नहीं रहेगा तो फिर से एक बार देख लीजिए पूरा। अरे सर, वैसे तो मैंने इसका अलग से डेडिकेटेड वीडियो डाला ही है, मगर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लो। आपको वो क्या हेल्प करेगा, आपको उससे हेल्प मिलेगी कि आपको कौन से चैप्टर पे वो कितना ज्यादा वेट देना है, कौन सा चैप्टर किस सीक्वेंस में पढ़ना है, कौन सा चैप्टर इजी है, कौन से चैप्टर से कहां से क्वेश्चन आते हैं। मैंने वो भी चीज यहाँ पे बताई हुई है। क्लियर है सर? तो ये है अपना डेरिवेटिव चैप्टर का रिवीजन। मैं मोस्टली ये रिवीजन है ना अभी स्टार्ट कर रहा हूं, बट आई एम थिंकिंग कि ये रिवीजन लेक्चर मैं 3 पार्ट में अपलोड करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो। देखो, अगर आप मैं बोलूंगा कि मैंने इसका एक ही पार्ट में मैंने सब कुछ कवर कर लिया ना, तो वीडियो बन जाएगा 4-5 घंटे का। ठीक है, वो मेरे लिए तो बहुत कन्वीनियंट है पूरा वीडियो बनाना, बट इससे होगा क्या पता है क्या? आप एक साथ पूरा वीडियो देख लोगे ना, आप उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम बोलेगे सर अभी तो 5 घंटे का लेक्चर देखा, वापस से क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं होगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ ना, ये वीडियो को 3 पार्ट में अपलोड कर रहा हूँ। एक डालूंगा मैं फ्यूचर्स वाला पार्ट, एक डालूंगा मैं ऑप्शंस वाला पार्ट। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, यहां से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, और मैं उसके साथ साथ डालूंगा इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स वाला भी पार्ट, वहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ये ऐसा मत समझो कि अलग से टॉपिक है, ये इसी चैप्टर का पार्ट है। क्लियर है सर? सो हमको वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलने ही मिलने वाला है। यस, सो ये देखो, ये मैंने इसके नोट्स बनाए हुए हैं इस चैप्टर के डेरिवेटिव्स के। ठीक है, यहाँ पे मैंने हर एक चीज कवर की है। सबसे पहले मैंने फ्यूचर्स वाला पार्ट कवर किया है, उसके बाद मैंने ऑप्शंस वाला पार्ट कवर किया है, एंड उसके बाद मैंने अपना इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के लिए अलग से चैप्टर बनाया हुआ है। ठीक है, सो ठीक है, ये था आप मेरे बुक्स के बारे में, ये था मैंने रिवीजन लेक्चर के बारे में बताया आपको। और मैंने इसी तरह से हर एक चैप्टर के रिवीजन लेक्चर अपलोड किए हैं, उसकी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आप वो वीडियोस भी देखोगे ना, आपके हर एक क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे हर एक चैप्टर के। तो ये इतना डिटेल रिवीजन लेक्चर में जो है अभी अपलोड कर रहा हूं। ठीक है सर? सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस टॉपिक, जो की है डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो दोस्तों डेरिवेटिव्स मतलब क्या? डेरिवेटिव्स क्या होता है ना कि एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, डेरिवेटिव्स मतलब सट्टा लगाना, डेरिवेटिव्स मतलब शर्त लगाना। मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल से अभी क्या चालू है, अभी आईपीएल चल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि कल मैच थी आरसीबी की, तो उस टाइम पे ना मैंने ना मेरे एक दोस्त के साथ शर्त लगाई थी, कल विराट कोहली 100 करेगा, मतलब 100 रन करेगा, 100 नहीं करेगा, 100 रन करेगा, 100 रन करेगा। ठीक है, सेंचुरी मारेगा ही मारेगा। तो मैंने कहा क्या, उसके साथ बेट लगाई कि भाई अगर विराट कोहली ने 100 रन लग किए, 100 कल विराट कोहली ने सेंचुरी मारी तो मैं तेको 1000 रुपए दूंगा, अगर नहीं मारी तो तू मुझे 1000 रुपए देगा। क्लियर है सर? ये था मेरा उसके साथ कल का बेट। तो ये क्या हुआ, ये भी एक टाइप का डेरिवेटिव हुआ, ये भी एक टाइप का शर्त लगाना हुआ। कि इसके पास क्या हुआ कि हमारा जो विन और लूज है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है विराट कोहली अगर 100 करेगा तो करेगा या नहीं, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, सो विराट कोहली की सेंचुरी इज आर अंडरलाइन असेट। मतलब क्या, विराट कोहली की सेंचुरी जिस चीज पे हमने शर्त लगाई है उसे बोलते हैं हम अंडरलाइन असेट। ठीक है, सो जिस चीज पे शर्त लगाते हैं उसे बोलते हैं अंडरलाइन असेट, एंड उसे ही बोलते हैं डेरिवेटिव्स। तो हम ये चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर में हम सिर्फ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के बारे में बात करने वाले हैं, शेयर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। शेयर, फ्यूचर्स, बॉन्ड्स, सॉरी,
शेयर्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे विराट कोहली नहीं आता है, बट मैं आपको एग्जांपल देने के लिए मैंने आपको बताया। जैसे कि फॉर एग्जांपल से ऐसे भी हो सकता है आजकल कभी भी बारिश आ रही है, तो मैं और मेरा दोस्त बैठे थे चाय पीते, तो हमने बेट लगाई कि भाई अगर आज बारिश आई ना तो मैं तेरे को चाय पिलाऊंगा, अगर बारिश नहीं आई तो तू मुझे चाय पिलाना, ठीक है। सो ये भी एक प्रकार का बेट लगाना हुआ, ये भी एक प्रकार का सट्टा खेलना हुआ। क्लियर है सर? सो ये बेसिक्स अगर आप ध्यान रखोगे ना, ये लॉजिक के साथ चलोगे ना, तो आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाला है, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स तो हम यूजुअली करते भी है। हम आपका जिधर भी अकाउंट रहेगा, अपस्टॉक में रहेगा, जीरोधा में रहेगा, ठीक है, वहां पे आप क्या करते हैं, कभी किसी कंपनी के ऑप्शंस खरीदते हो, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, किसी कंपनी के फ्यूचर्स खरीदते हो, ठीक है। तो शेयर्स खरीदना ये तो आया इक्विटी का पार्ट, जो हमने इक्विटी और सिक्योरिटी वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन चैप्टर में हमने कवर कर ही लिया है, ठीक है। बट ये चैप्टर में हम स्पेसिफिकली ना दो चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको ब्रीफली उसका फटाफट से इंट्रोडक्शन दे देता हूं, क्या होता है वो दो बेसिक चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले ये चैप्टर ना दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट है फ्यूचर्स एंड दूसरा है ऑप्शन, ठीक है। तो ये दोनों चीजें है ना, ये दोनों चीजें से हम शर्त लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं वो हम इजीली समझेंगे, एक एक करके हलू हलू समझेंगे, बट एक ब्रीफली इन दोनों का डिफरेंस समझ लो कि ये चैप्टर में हम ये पढ़ने के वाले हैं। तो फ्यूचर्स मतलब क्या होता है ना, कि फ्यूचर्स और ऑप्शन दोनों यूज करते हैं हम शर्त लगाने के लिए, ठीक है। बट फ्यूचर्स जैसे कि नाम में है फ्यूचर्स, मतलब क्या, हम फ्यूचर के आउटकम के ऊपर शर्त लगा रहे हैं। ऑब्वियसली ऑप्शन में भी हम फ्यूचर के आउटकम के ऊपर ही शर्त लगाएंगे। बट जैसे नाम से समझ रहे हैं, ऑप्शन, ऑप्शन के केस में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमें वो डील जो हमने की है, आप उसको बोलते हैं, वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करे या ना करे। बट अभी तक हमने वो पढ़ा नहीं है, इसलिए हम बात करेंगे वो जो डील है वो हमें लेनी है या नहीं लेनी है। ऑब्वियसली अगर हमारे उस डील में फायदा होने वाला रहेगा तो हम वो डील लेंगे, क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे पास ऑप्शन है। सिमिलरली फ्यूचर के केस में क्या होता है, फ्यूचर के केस में हमें कोई ऑप्शन नहीं रहता है, वहां पे कंपल्शन होता है। क्या होता है? कंपल्शन होता है। इसलिए हमें, अगर एक बार हमने फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसके बाद भले हमें प्रॉफिट हो रहा हो, भले हमें लॉस हो रहा हो, हमें वहां पे एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। ये बेसिक अगर डिफरेंस पकड़ के चल रहे हो तो ये हम चैप्टर स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है सर। क्लियर है? तो इससे इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट, जो कि है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन इसका मैंने आपको जो बता दिया है वो एक बार यहां से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, डेरिवेटिव्स इज अ इंस्ट्रूमेंट फॉर बेटिंग। जो मैंने आपको क्या बोला, डेरिवेटिव इज अ इंस्ट्रूमेंट फॉर बेटिंग, ठीक है। डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि मैंने बोला इसमें हम सिर्फ शेयर्स के बारे में बात करेंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही बेट लगाएंगे। सो इट्स अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट व्हिच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग असेट। अंडरलाइंग असेट मतलब जिसपे हम बेट लगा रहे थे। हमारे एग्जांपल पे क्या था, बारिश आई तो चाय पिलाएंगे, नहीं आई तो नहीं पिलाएंगे। सेंचुरी, विराट ने अगर सेंचुरी मारी तो 1,000 रुपए कौन देगा, तो वो सेंचुरी, बारिश, ये हुआ अंडरलाइंग असेट। बाकी यहाँ पे हमारा अंडरलाइंग असेट क्या हो सकता है कि रिलायंस का स्टॉक 100 रुपए क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, एमआरएफ का शेयर जो है वो 500 रुपए क्रॉस करेगा या नहीं करेगा। ये सब हमारा अंडरलाइंग असेट इस केस में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, अंडरलाइंग असेट मतलब क्या, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, करेंसी, कमोडिटीज, स्टॉक इंडेक्स एक्सेट्रा। स्टॉक इंडेक्स मतलब अपने इंडिया में दो इंडेक्स है, एक है निफ्टी और एक है सेंसेक्स, पता ही रहेगा आपको। क्लियर है सर? तो सबसे पहले आता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सर आपने तो बोला था फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे, तो फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड दो भी अलग अलग चीजें हैं, फ्यूचर्स के अंडर ही आती है, बट दोनों में स्लाइट डिफरेंस क्या है, अगर आपको ये एग्जाम में पूछेगा नहीं, बट आपको कभी कभी ना, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल से अभी जो सीए का एएफएम का पेपर है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे ना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट करके पढ़ोगे ना, तो ये थोड़ा सा भी ट्विस्ट करके पूछा तो आपको डिफिकल्ट जाएगा। इसलिए कुछ कुछ चीजें ना सिर्फ समझ लो। एमसीक्यू में आ सकता है डिफरेंस क्या है फॉरवर्ड और फ्यूचर्स के बीच में, ठीक है। तो अगर ये आपने सिर्फ यहाँ पे सुन लिया रिवीजन लेक्चर में मेरे साथ साथ, तो 2 मार्क्स तो आपके सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक डिफरेंस क्या आता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, मतलब क्या, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक होता है बायर और एक होता है सेलर, ठीक है। ऑब्वियसली दो कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के बीच में ही नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट होगा, बायर और सेलर, ठीक है। एन अंडरलाइंग असेट एट एन प्री डिटरमाइंड प्राइस इट फ्यूचर डिलीवरी। जैसे कि फॉर एग्जांपल से मैंने क्या बोला, एक महीने के बाद मैं रिलायंस का शेयर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 500 रुपए में खरीदूंगा, ठीक है। ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया।
भले उस टाइम पे वो शेयर 200 रुपए का रहेगा तो भी मुझे 500 रुपए देने पड़ेंगे, भले वो शेयर 700 रुपए का रहेगा तो भी मुझे उस केस में 500 रुपए देने पड़ेंगे। तो 500 रुपए का रहेगा तो मुझे 500 ही देने पड़ेंगे, ठीक है? तो इस केस में मेरा प्रॉफिट कब हो सकता है? अगर शेयर मार्केट में उस टाइम पे 700 में बिक रहा है, बट मेरे पास क्या है, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो उस केस में मुझे 500 रुपए में वो शेयर मिलेगा, तो मेरा उस केस में 200 रुपए का फायदा हो जाएगा। अगर उस टाइम पे शेयर 200 रुपए का मिलता रहेगा, तो उस केस में मुझे 300 रुपए का नुकसान हो जाएगा। मैं उस टाइम पे ऐसे नहीं बोल सकता, ना ना मार्केट में 200 का मिल रहा है, मैं 200 का खरीदूंगा। उस टाइम पे आपको 500 रुपए का देना ही पड़ेगा। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट के केस में, फ्यूचर्स के केस में भी और फॉरवर्ड के केस में भी, ठीक है? बट इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड बायर इज ऑब्लिगेटेड टू बाय, ऑब्वियसली बायर इज ऑब्लिगेटेड टू बाय, एंड अगर बायर भी ऑब्लिगेटेड रहेगा तो सेलर भी ऑब्लिगेटेड टू सेल रहेगा, एंड सेलर इज ऑब्लिगेटेड टू सेल सच अंडरलाइंग असेट, ठीक है? और मेन डिफरेंस क्या है फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड के केस में, आप वो समझो। मेन डिफरेंस है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल से मैंने अभी क्या बोला था, मैंने और मेरे दोस्त ने शर्त लगाई थी। क्या हमने स्टॉक मार्केट में जाके शर्त लगाई थी क्या? क्या मैं मेरे सेबी के पास गया था क्या कि ये हमारा शर्त को रजिस्टर करो? क्या मैं बीएससी में गया था क्या? क्या मैं एनएससी में गया था क्या? नहीं गया था ना। ये तो हम लोगों ने मतलब चाय पीते टाइम बोला, भाई बारिश आ रही है तो चाय के पैसे तू दे, नहीं आई तो मैं दूंगा। तो ये हमने क्या किया, ओवर द काउंटर, मतलब हमने ऐसे बैठे बैठे ही डील कर लिया। उसे बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? मतलब यहाँ पे कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता है। ऐसे ओरली जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं ना बिटवीन टू पार्टीज, उसे बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या है ना, ये दोनों ऊपर का बेस तो सेम रहेगा, बायर सेलर का सेम रहेगा, प्री डिटरमाइंड प्राइस सेम रहेगा, बट मेन डिफरेंस क्या आएगा ना उस केस में, फ्यूचर के केस में, उस केस में आएगा, इट इज स्टैंडर्डाइज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड एट स्टॉक एक्सचेंज विथ मार्जिन रिक्वायरमेंट हैज हैविंग नो काउंटर पार्टी डिफॉल्ट। इसका मतलब क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल से अगर मैं स्टॉक मार्केट में मेरा अपस्टॉक का अकाउंट खोलूंगा एंड मैंने वहां पे बोला कि सर सुनो, मुझे फ्यूचर में रिलायंस के फ्यूचर में खेलना है, मुझे रिलायंस का फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि रिलायंस का शेयर है ना 6 महीने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, बट मुझे 6 महीने के बाद खरीदना है, तो मैं आज ही कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, 6 महीने के बाद मैं इस शेयर को 500 रुपए में खरीदूंगा। तो ये हो गया मेरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी ये हुआ मेरा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, मैंने फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट किया आज के ही दिन। बट उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा होता है क्या, मुझे उस केस में कुछ पैसे आज ही देने पड़ेंगे, उसे बोलते हैं मार्जिन, ठीक है? सो ये क्या डिफरेंस हुआ, बेसिकली फर्स्ट केस में हमने चाय पीते पीते टेबल पे बैठे बैठे जब डील किया उसे बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एंड जब मैंने स्टॉक मार्केट में, जब मैंने प्रॉपर सेबी के साथ, सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में किया, एक स्टॉक ब्रोकर के साथ एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में किया, ट्रेडेड एट स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे मैंने मार्जिन जो है वो भी डिपॉजिट किया, उस केस में बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है सर? ये बेसिक दो डिफरेंस था इन दोनों के बीच में, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? आगे से जब हमारे क्वेश्चन में अब आएगा फॉरवर्ड आएगा फ्यूचर आएगा, तो अब हमें ये डिफरेंस नहीं लिखना है, दोनों के केस में हमारा आंसर जो है वो सेम ही आएगा। हमारा क्वेश्चन मोस्टली फ्यूचर बोल के ही आएगा एग्जाम में। अगर फॉरवर्ड लिखने आए तो कंफ्यूज मत होना, ऐसा मत समझना कि वो ऑप्शन का क्वेश्चन है, वो फ्यूचर का ही क्वेश्चन है। क्लियर है सर? तो मुझे अभी तक क्या डिस्कस किया हमने, मुझे क्विकली बताओ कि मेन जो चीज है अभी तक, ठीक है? अभी तक जो पढ़ा उसमें का समरी जो हमें एग्जाम में इंपॉर्टेंट आने वाला है उसके बारे में मुझे बताओ, ठीक है? सबसे पहले जब भी हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, ऑब्वियसली अभी हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, फॉरवर्ड का भी बेसिक तो सेम रहेगा, बट एग्जाम में फ्यूचर के बारे में ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है? सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर के केस में ऑब्लिगेटेड, कौन ऑब्लिगेटेड है? बायर भी ऑब्लिगेटेड है एंड सेलर भी ऑब्लिगेटेड है टू एग्जीक्यूट देयर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब रिस्पेक्टिव, मतलब सेलर इज ऑब्लिगेटेड टू सेल, बायर इज ऑब्लिगेटेड टू बाय। क्लियर है? हमको क्या देना पड़ेगा? हमको देना पड़ेगा मार्जिन। हमको क्या देना पड़ेगा? मार्जिन, ताकि दोनों भी है वो एंड मूवमेंट पे मुकर ना जाए, ठीक है? इसलिए हमको मार्जिन मनी जो है डिपॉजिट करना पड़ेगा। बट ये मार्जिन मनी कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा सर, वही हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। बट अभी तक ये दो चीजें अगर आपकी क्लियर रहेगी सो यू आर गुड टू गो। क्लियर है सर? यस, एंड यहां से एमसीक्यू भी आ सकता है 2 मार्क का, इसलिए मैंने इतना डिटेल में इसको कवर किया है। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो गए, हम लोगों ने पूरा चैप्टर का बेस, एक तो पहले सबसे पहले मैंने आपको रिवीजन लेक्चर के बारे में बताया और बेस बताया, वही सब अभी तक हमने कवर किया है। यस सर, ठीक है? अब यहाँ पे क्या लिखा है, देर आर टू पार्टीज इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये भी हमने डिस्कस करते करते बताया था क्या थे दो पार्टीज, रिकॉल करो। सबसे पहले क्या आएगा, एक बायर आएगा, ठीक है, एंड आएगा सेलर। आगे अब ये दोनों काम कैसे करते हैं, दोनों का रोल क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है?
बायर आएगा, एक फ्यूचर बायर एंड फ्यूचर सेलर, ठीक है। फ्यूचर बायर क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय करेगा, यस, इज अपसाइड वेटिंग एंड लॉन्ग पोजीशन। ये दोनों का मीनिंग क्या है सर, वो मैं आपको समझाता हूं। सिमिलरली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, डाउन साइड वेटिंग एंड शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। मतलब क्या, मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दिया था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से मैं हूं उत्कर्ष मेहता, ठीक है। उत्कर्ष मेहता को लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर जो है वो स्काई रॉकेट, वो भागने वाला है। तो मैं क्या करूंगा ना कि मैं फ्यूचर के डेट में बोलूंगा कि भाई मुझे आगे जाके ना ये शेयर 500 रुपए में खरीदना है। एंड मैंने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या लगाया, मुझे ये शेयर आगे जाके ना 5,000 रुपए का होने वाला है। ये ना इनके साथ वो इलॉन मस्क इनके साथ टाई अप करने वाला है, ठीक है। इलॉन मस्क और इनका कॉल रिकॉर्डिंग मैंने मुकेश अंबानी का सुना था, इसलिए मुझे लग रहा है ये 5,000 रुपए का शेयर जाएगा। इसलिए मैंने आज ही कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं ये शेयर 500 रुपए का खरीदने वाला हूं, कितने टाइम बाद, 6 मंथ बाद, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीजें याद रखना। ये क्या हुई, ये हुआ मेरा शेयर, अंडरलाइंग असेट, ठीक है, अंडरलाइंग असेट। ये कौन हुआ, ये हुआ बायर। ये क्या हुआ, ये हुआ मेरा एक्सरसाइज प्राइस। क्या हो गया मेरा एक्सरसाइज प्राइस, मतलब ये प्राइस पे मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करूंगा, ये हो गया मेरा एक्सरसाइज प्राइस। इसको स्ट्राइक प्राइस भी बोल सकते हैं हम लोग, क्लियर है सर। एंड ये क्या हुआ, ये हुआ 6 मंथ आफ्टर की करंट मार्केट प्राइस। ये ऑब्वियसली हमें आज नहीं पता रहेगी, 6 महीने के बाद जब कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में एग्जीक्यूट करने की बात आएगी ना, तब तो हमें पता चल जाएगी ना, उसे बोलते हैं 6 महीने बाद की। क्लियर है सर। और ये कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड क्या है, पीरियड है 6। क्लियर है क्या सर। तो अपसाइड बेटिंग क्या मतलब, क्या मैंने क्या किया, अपसाइड बेटिंग, मुझे लग रहा है मार्केट बढ़ेगा तो मैंने अपसाइड बेटिंग किया, अपवर्ड बेटिंग किया, मुझे लगता है मार्केट बढ़े, मार्केट मतलब रिलायंस का शेयर जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन मतलब ही जब आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग, मतलब मुझे लग रहा है मार्केट बढ़ने वाला है, मार्केट इज गोइंग टू अपवर्ड डायरेक्शन, उसे बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन। उसे क्या बोलते हैं, लॉन्ग पोजीशन। ये मार्केट की व्हाट वी से, मार्केट की लैंग्वेज है। अगर मैं बोलूंगा सिंपल सी कि मैं ऐसे ट्रेडर के ग्रुप के साथ घूमूंगा और मैं बोलूंगा भाई मुझे बाय करना है, तो वो बोलेंगे अरे यार ये क्या, ये नूब है, ऐसे क्या अपने नूब मतलब क्या, अगर जो कोई गेमिंग करता रहेगा तो उसको उस लैंग्वेज में बोलते हैं नूब, मतलब नया प्लेयर है, तो वो ज्यादा भाव नहीं देंगे। तो वो क्या बोलते हैं, मैं लॉन्ग मार्केट में बहुत ज्यादा बुलिश हूँ, मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ले रहा हूँ, मतलब क्या बुलिश लॉन्ग पोजीशन, मतलब व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग एन अपवर्ड मूव, क्या वी आर एक्सपेक्टिंग अपवर्ड मूव, उस केस में बोलते हैं बुलिश मार्केट। मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग अ बुलिश मार्केट, आई एम लॉन्ग ऑन दिस, आई एम लॉन्ग ऑन दिस स्टॉक, आई एम शॉर्ट ऑन दिस स्टॉक, मतलब मैंने इस मार्केट को शॉर्ट किया है, मैंने इस स्टॉक को शॉर्ट किया, स्टॉक के शॉर्ट किया मतलब छोटा नहीं किया है, मैंने उस मार्केट को, मैंने उस स्टॉक को बेचा हुआ है। मार्केट को मतलब मैंने एक तो इंडेक्स बेचा रहेगा या फिर पर्टिकुलर स्टॉक बेचा रहेगा, क्लियर है सर। तो अपसाइड बेटिंग क्लियर हुआ, लॉन्ग पोजीशन क्लियर हुआ। सेम डाउन साइड बेटिंग ऑब्वियसली लॉजिकल के साथ क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट पोजीशन मैंने आपको बताया, क्या मैं इस शेयर पे शॉर्ट कर रहा हूं, क्लियर है सर। देख लो एक बार इसको। Long position, short position, buyer, seller. Buyer is the long position, upside betting. Seller is short position, downside betting. Contract to buy, contract to sell. Contract क्यों, क्योंकि ये कंपलसरी होता है, हमें एक्सरसाइज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ, ये एग्जांपल रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत चेंजेस करके आपको शॉर्ट पोजीशन के बारे में बता दूंगा। ऑब्वियसली मैंने बता ही दिया है, तो ठीक है, क्विकली इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, एग्जैक्ट पेन का कलर चेंज करते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या लग रहा है ना, रिलायंस का शेयर, अरे उनका डील होने ही नहीं वाला, इलोन मस्क बदल गया, इलोन मस्क ने पलटी मार दिया, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ना, ये रिलायंस का सबको पता चल गया कि ये 5,000 को जाने वाला है, मुझे पता है कि ये डील कुछ होने नहीं वाली है, तो मैं बोलूंगा भाई ये मुकेश अंबानी बर्बाद होने वाला है, ये सेल, ये शेयर का प्राइस है ना 50 रुपए आने वाला है, तो क्या करूंगा मैं, सेल करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट क्या करूंगा, 50 रुपए में बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा उस केस में, मैं करूंगा 500 रुपए पे सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट। क्या करूंगा, 500 रुपए पे सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मार्केट में अगर शेयर प्राइस 50 रुपए भी हुआ ना, तो भी मुझे पास राइट है कि मैं इसको 500 रुपए में बेच सकूंगा, क्लियर है सर। बाकी सब चीजें सेम ही रहेगी। यस सर। सर बहुत ही ज्यादा डिटेल में बता रहे हो, यस, कि मुझे पता है ये चैप्टर एग्जाम में 16 मार्क्स का वेट कैरी करने वाला है। एंड मुझे पता है ये रिवीजन लेक्चर अगर आप एक बार भी देख लोगे ना, आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे विद पूरे के पूरे चैप्टर के, भले आपके पास किसी की भी क्वेश्चन बैंक हो। या फिर एक ट्राई करना,
पास्ट पेपर उठाना, अभी तक मैंने 4 वीडियो अपलोड किए रिवीजन लेक्चर के, ठीक है? पास्ट पेपर उठाना, ट्राई करना आपको वो सॉल्व हो रहे क्या? ऑब्वियसली ये सब ए कैटेगरी का क्वेश्चन है, अभी तक अपने 40-50 मार्क्स के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लोगे सर, ठीक है? तो मार्जिन, मार्जिन मतलब क्या? मार्जिन जो मैं अभी तक बात कर रहा था कि मुझे मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ेगा, मुझे क्या डिपॉजिट करना है? मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ेगा। मार्जिन मतलब क्या होता है? मार्जिन मतलब पैसा। पैसा मतलब ऐसे समझो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल से मुझे कोई क्या बोलते हैं, एक ऑक्शन में पार्ट लेना है, ठीक है? आईपीएल के ऑक्शन में पार्ट लेना है, तो क्या मैं ऐसे फुकट में जाके वहां पे बैठ सकता हूँ? नहीं, वो बोलेंगे भाई कुछ तो पहले इनिशियल डिपॉजिट कर, या फिर मुझे अगर आपने को पता रहेगा तो कार के ऑक्शन होते हैं, प्रॉपर्टीज के ऑक्शन होते हैं, वहां पे ना आप ऐसे रैंडमली जाके नहीं बैठ सकते, वहां पे ना आपको पहले कुछ पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे, पहले कुछ आपको पैसे वहां पे रखने पड़ेंगे उनके अकाउंट में, तो उसे बोलते हैं मार्जिन मनी, ठीक है? फिर आपको जो एक्स्ट्रा आपकी जो फाइनल सेटलमेंट होगी, फाइनल सेटलमेंट क्या होगी? जैसे कि फॉर एग्जांपल से मैंने क्या रखा, मैंने रखा मार्जिन। मैं गया एक घर खरीदने बैंक ऑक्शन में, एक आदमी है जिसने बैंक से लोन लिया, घर अच्छी प्रॉपर्टी पे खरीदा, अच्छी प्रॉपर्टी का घर खरीदा उसने, अच्छी जगह पे उसने घर खरीदा, बट क्या हुआ ना कि वो लोन के पैसे नहीं दे पाया। अब बैंक क्या कर रही है? वो घर को सेल कर रही है, तो मुझे उस ऑक्शन में बैठना है, इसीलिए मैंने वहां पे 50,000 रुपए का डिपॉजिट पे किया, ठीक है? सर 50,000 में थोड़ी ना घर मिलता है, एग्जाम्पल है भाई, इसको अब 5 करोड़ कर दूंगा तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट जाएगा आपको, 50,000 इजीली समझ आएगा, ठीक है? तो मैंने ना ऑक्शन में बिड किया और मुझे वो घर मिल गया 45,000 का, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा? इस केस में मुझे ये जो 5,000 मेरे बचे ना वो मुझे मिल जाएंगे रिफंड। और ऑन द अदर केस मैंने घर का बिड गया 1,45,000, तो इस केस में कितना डिफरेंस मुझे पे करना पड़ेगा, क्या लगता है आपको? यस, जितना अमाउंट एक्स्ट्रा मुझे पे करना पड़ेगा ना, सो 50,000 माइनस 1,45,000, 95,000 का अमाउंट जो है मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, बराबर है ना? ठीक है, 95,000 मुझे और पे करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा डिपॉजिट, है ना? इस केस में वो बोलेंगे सर अगर आपने 95,000 नहीं भरे तो उस केस में ये मेरे जो पैसे है वो जब्त हो जाए। एंड अगर आपने पार्टी नहीं लिया तो ऑब्वियसली मेरा ये, जैसे यहाँ पे 50,000 मिल रहा था, मैंने पार्टी नहीं लिया तो 50,000 का पूरा अमाउंट जो है रिफंड, ठीक है? ये क्या था? ये था बेसिक मार्जिन मतलब क्या, वो समझ जाने का आपका तरीका, ठीक है? सेम ही लॉजिक यहाँ पे यूज होगा, सेम लॉजिक यहाँ पे यूज होगा कि मुझे एक फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है, ठीक है? मुझे क्या करना है? एक फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है, इसलिए मैंने क्या बोला, मुझे स्टार्ट में कुछ पैसे देने पड़ेंगे, जैसे कि घर के केस में मैंने 50,000 रुपए दिए थे, ठीक है? सेम मैं बोलता हूं कि मुझे यहाँ पे इनिशियली कुछ पैसे देकर पे करने पड़ेंगे, उससे क्या मतलब, क्या बोला मैंने? अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए मुझे कुछ इनिशियल पैसे देने पड़ेंगे, क्या पैसे देने पड़ेंगे? इनिशियल पैसे। तो फर्स्ट टाइप उसको बोलते हैं, फर्स्ट टाइप ऑफ मार्जिन उसे बोलते हैं इनिशियल मार्जिन। मतलब क्या? मतलब मार्जिन अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? तब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए मुझे जो पैसे देने से बोलते हैं मार्जिन, ए फॉर इनिशियल मार्जिन। फॉर एग्जांपल से 16,000, ठीक है? 16,000 क्या हुआ? 16,000 जब मैं दूंगा तब मैं इसको इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर पाऊंगा। ये 16,000 कैसे आए सर? क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्टली दिया रहेगा या फिर नहीं दिया है तो भी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेट करने का ना एक तरीका होता है। क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मतलब क्या, कि कॉन्ट्रैक्ट कितने वैल्यू का है, कि घर कितने वैल्यू का है। जो हम लोग अभी घर का एग्जांपल ले रहे थे ना, मेरा घर कितने वैल्यू का है? मेरा घर है 1 करोड़ रुपए, ठीक है? एग्जाम्पल है, मेरा घर है 1 करोड़ रुपए इनटू इनिशियल मार्जिन, और बैंक ने क्या बोला कि आपको कम से कम 10% जो है वो इसके लिए देने पड़ेंगे, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? इनिशियल मार्जिन मेरा 10 लाख रुपए हो गया। सो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इनटू इनिशियल मार्जिन परसेंटेज, बस इतना ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो है मिल। क्लियर है सर? अगर और एक केस, इफ इनिशियल मार्जिन इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन देन इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग इनिशियल मार्जिन परसेंटेज। अगर नहीं दिया रहेगा, इनिशियल मार्जिन अगर नहीं दिया रहेगा तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? उसको कैलकुलेट करते हैं इनिशियल मार्जिन इज इक्वल टू म्यू इनटू म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कभी कभी यहाँ पे दिया नहीं रहता है तो वहां पे कैसे कैलकुलेट करते हैं? म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये एक और तरीका है कैलकुलेट करने का। क्लियर है सर? तो म्यू मतलब क्या? एवरेज डेली एब्सोल्यूट चेंज इन प्राइस, क्वेश्चन में दिया रहेगा। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? डेविएशन इन प्राइस, जो हमने कल के रिवीजन लेक्चर में भी पढ़ा था, जिसे हम रिस्क बोलते हैं।
यस सर। तो मिल गया आपको सबसे पहली वैल्यू, क्या मिला हमें? फर्स्ट इनिशियल मार्जिन मिला। ठीक है, अब क्या होगा ना, हमने एक बार मार्जिन में एंटर कर लिया, मार्जिन में एंटर कर लिया मतलब हमने हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया। आप है ना जरा इमेजिन करो, हाँ ये सब्जेक्ट ऐसा है ना कि जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये हम अपने घर का एग्जांपल लिया था, हमने ये घर में एंटर कर लिया, 10 लाख रुपए का मार्जिन दे दिया। ठीक है, अब ये घर का एग्जांपल को मैं जरा शिफ्ट करता हूँ और आता हूँ सेम फिगर कैलकुलेट करके, मैं आता हूँ रिलायंस के, रिलायंस के शेयर के इसमें मैंने एंटर कर लिया, 16,000 का मार्जिन दिया। अब क्या हुआ ना, मैंने लॉन्ग पोजीशन लिया। अब मुझे पूछो मत लॉन्ग मतलब क्या, लॉन्ग मतलब क्या, आंसर दे दो। यस, डाउन साइड बेटिंग में शॉर्ट किया। लॉन्ग मतलब मैं बुलिश हूं, मैंने वो शेयर बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया। अब क्या हुआ ना कि एक दिन बाद रिलायंस के शेयर की प्राइस हो गई, ऐसे समझते एक ही शेयर का कॉन्ट्रैक्ट किया और एक ही शेयर की वैल्यू है 16,000 रुपए, ऐसा समझ के चलते हैं। ठीक है, अगले दिन वैल्यू क्या हुई? 17,000 हुई। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 1,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ। तो ये क्या हुआ? ये हुआ मेरा मार्जिन जो है वो 1,000 से बढ़ गया। सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल से 15,000 वैल्यू हो गई रहती तो उस केस में क्या हो गया, मेरा मार्जिन 1,000 से कम हो गया। कितना हुआ? 15,000। ठीक है, और कम हुआ 14,000 और कम हुआ 13,000। बट ऐसे तो वैल्यू कभी 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 आपके कभी ना कभी जीरो हो जाएगी, ऐसे हो सकता है सर। तो उस केस में क्या होता है ना, उस केस में ना जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन में ही बोला जाता है कि अगर इसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर अमाउंट से कम हुई, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर इसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर अमाउंट से कम हुई तो आपको एडिशनल पैसे पे करने पड़ेंगे, इनिशियल मार्जिन जितना आपको वापस से पैसे पे करने पड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था 16,000 का, ठीक है, इनिशियल मार्जिन मेरा 16,000 था। अब क्या हुआ ना कि मेरा लॉस हो के मेरा मार्जिन बचा सिर्फ 10,000। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं कि भाई 10,000 से काम नहीं चलेगा, अगर आपकी वैल्यू 11,000 से कम हुई, ये क्या है, ये है एक मेंटेनेंस मार्जिन की कम से कम 11,000 तो होनी चाहिए, तो आपको वापस से आपका टॉप अप करना पड़ेगा, वापस से पैसे जो है वो डिपॉजिट करने पड़ेंगे, तो उसे बोलते हैं मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे की। मतलब मेंटेनेंस मार्जिन क्या हुआ, 11,000 की कम से कम आपके अकाउंट में 11,000 तो होने ही होने चाहिए। 12,000 है तो चल जाएगा, बट 10,000 हुए, क्या 10,999 भी हुए ना तो 11,000 से कम हो गए, मेंटेनेंस से भी कम हो गए। अरे आपका बैंक अकाउंट का भी देख लो ना, बैंक अकाउंट में बोलता है ना कि कम से कम मिनिमम बैलेंस आपको 10,000 मेंटेन करना पड़ेगा, मिनिमम बैलेंस 1,000 रुपए मेंटेन करना पड़ेगा। सेम चीज है कि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मिनिमम बैलेंस आपको 11,000 रुपए मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये 11,000 क्या है? 11,000 ये है कि अगर इससे कम मेरा बैलेंस चला गया, क्या इससे कम मेरा मार्जिन चला गया, तो मुझे वापस से जितना मैंने इनिशियल मार्जिन लाया था ना उतना मुझे अमाउंट लेके आना पड़ेगा। तो मेरे को कितना लाना पड़ेगा? 6,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे ध्यान दो कि लोग यहाँ पे क्या कंफ्यूजन करते हैं, यहाँ पे लोग कंफ्यूजन करते हैं कि ये इससे और इससे डिफरेंस निकलते हैं कि मेंटेनेंस मार्जिन कितना पैसा लेके आते हैं, मतलब 1,000 रुपीज लेके आते हैं। अरे नहीं, मेंटेनेंस मार्जिन इज जस्ट अ लिमिट कि कम से कम इतना चाहिए, बट मेंटेनेंस मार्जिन से कम होने के बाद आपको वापस से इनिशियल जितना, इनमें एक ट्रिक याद रखो यहाँ से, या फिर एक सेंटेंस याद रखो कि मेंटेनेंस के नीचे जाते ही आपको वापस इनिशियल पे जाना पड़ेगा। क्या? मेंटेनेंस के नीचे जाते ही आपको वापस इनिशियल पे जाना पड़ेगा। रिपीट करो मेरे साथ, मेंटेनेंस के नीचे जाते ही आपको वापस इनिशियल पे जाना पड़ेगा। ये लाइन आपके सार के 7 मार्क जो है आपके बचा देगी। क्लियर है सर? तो मेंटेनेंस मार्जिन क्या है? maintenance margin is the minimum margin amount. ठीक है, if initial margin is below maintenance margin then investor has to bring extra margin money, और extra margin money को क्या बोलते हैं? extra margin money को बोलते हैं वेरिएशन मार्जिन। ठीक है, मतलब जो एडिशनल आपको लेके आना पड़ेगा, यहाँ पे केस में कितना था, ये 6,000 जो आपको एडिशनल लेके आना पड़ेगा, वेरिएशन मार्जिन। ठीक है, ये क्या हुआ, इफ इनिशियल मार्जिन इज लेस देन मेंटेनेंस मार्जिन देन इन्वेस्टर हैज टू ब्रिंग एक्स्ट्रा अमाउंट, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है of margin and such extra amount to bring it back to the initial, ठीक है, इनिशियल मार्जिन एंड नॉट मेंटेनेंस मार्जिन, इनिशियल मार्जिन नॉट मेंटेनेंस मार्जिन इज कॉल्ड एज वेरिएशन मार्जिन। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो मेंटेनेंस मार्जिन का फॉर्मूला क्या हुआ, एक तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा ना तो कभी कभी क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस मार्जिन शुड बी 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, या फिर 10% ऑफ इनिशियल मार्जिन। अगर जो भी दिया रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंटू मेंटेनेंस मार्जिन परसेंटेज, और इनिशियल मार्जिन इंटू मेंटेनेंस मार्जिन परसेंटेज। जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा हम आपका लॉजिकली दिमाग लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है सर?
यस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक काम करते हैं, इसको क्विकली रिकॉल भी कर लेते हैं ताकि और इजी जाए अपने को। मेन अपना पर्पस क्या है कि ये रिवीजन लेक्चर के बाद आपको वापस से कंसेप्ट का टेंशन नहीं आना पड़ेगा। आपको हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते आना चाहिए। यस। तो सबसे पहले मुझे अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूं तो इनिशियली मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे जिसे बोलते हैं इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल मार्जिन कैलकुलेट करते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इनटू इनिशियल मार्जिन परसेंटेज, या फिर म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन, जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। एक तो ये इन्फॉर्मेशन दी रहेंगे तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे, ये नीचे वाली इन्फॉर्मेशन दी रहेगी तो भी इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछने का तरीका है। ठीक है। इसके बाद क्या आता है यहाँ पे, अगर मैं ठीक है थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। म्यू मतलब क्या, एवरेज डेली चेंज, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब रिस्क, ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है। एंड ये फॉर्मूला का लॉजिक है। ये 3 कहां से आया, 3 इज अ व्हाट वी से 3, ये फॉर्मूला का ही पार्ट है। ये कहां से आया ऐसा नहीं है, ये मतलब कभी कभी जो रहते हैं ना कुछ कुछ फॉर्मूला डिफाइन रहते हैं, ये मैथ्स का टर्म है, इसको हमको पूरा मैथ्स का डेरिवेशन में जाना पड़ेगा, उतनी जरूरत है नहीं। सिंपल याद रखो, म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस का हम लोग फाइनेंस पढ़ रहे हैं, हम लोग मैथ्स नहीं पढ़ रहे। अरे सर, तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले आया इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन के बाद क्या आएगा, मेंटेनेंस मार्जिन। ऑब्वियसली मतलब कम से कम कितना चाहिए, मतलब इसके नीचे अगर अमाउंट गई तो हमें वापस इनिशियल पे जाना पड़ेगा, मेंटेनेंस के नीचे गई तो हमें इनिशियल पे जाना पड़ेगा। उसका परसेंटेज दिया रहेगा, वो परसेंटेज हम इसको कैलकुलेट करेंगे। और वेरिएशन मार्जिन मतलब क्या, डिफरेंस बिटवीन द मार्जिन अमाउंट, जितना बचा है वो मेंटेनेंस के नीचे जितना गया वो माइनस इनिशियल मार्जिन, इनिशियल मार्जिन के ऊपर लेके आने की अमाउंट। यस, हम लोग यहाँ से आ जाने वाले फिल्म मार्जिन। अरे सर, देख लो एक बार इसको। मार्जिन में 3 टाइप ऑफ मार्जिन, सबसे पहले क्या है इनिशियल, दूसरा है मेंटेनेंस और तीसरा है वेरिएशन मार्जिन। अरे यहाँ पे क्या दिया है मैंने, मार्जिन अमाउंट कैन बी विड्रॉन इफ मार्जिन मनी इज मोर देन इनिशियल मार्जिन, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन अज्यूम नो विड्रॉवल। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो विड्रॉवल नहीं है। बट अगर एमसीक्यू में पूछा क्या कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे है, मैं इसको विड्रॉ कर सकता हूँ, आप उसको जरूर विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज स्क्वायर्ड ऑफ द बैलेंस अमाउंट ऑफ मार्जिन इज रिफंडेड। यस, जैसे कि मैंने आपको वो घर का एग्जांपल देके बताया था, जितना अगर वो 45,000 5,000 मेरे बचे तो वो मुझे वापस देंगे। क्लियर है सर? यस। तो ये था आपका मार्जिन अकाउंट का क्वेश्चन। यहाँ ये इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इसके बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन आ नहीं सकती। तो अगर इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए तो इसके स्टेप्स कैसे फॉलो करेंगे अपन वो देखते हैं। ठीक है। स्टेप वन क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डेली बैलेंस इन मार्जिन अकाउंट एंड पेमेंट ऑन मार्जिन कॉल। ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, मार्क टू मार्जिन क्या कैलकुलेट करते हैं, एक बार इसको देख लो पूरा स्टेप्स। इसके अगर ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया तो आप कैसे सॉल्व। ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन आया कि डेली बैलेंस मार्जिन वाला जो क्वेश्चन है आपके उसमें, तो उसके स्टेप्स कैसे, उसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके स्टेप्स मैंने यहाँ पे दिए है ताकि आपको इजीली कंसेप्ट समझ। तो वो कैसे करते हैं मैं देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, सॉरी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको गेन हो रहा है या हमको लॉस हो रहा है। ठीक है। हमको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है ड्यू टू डेली सेटलमेंट, मतलब मार्क टू मार्जिन वाला। ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आपको क्या बोला कि आज रिलायंस का शेयर 500 था, फिर कल 600 गया तो मुझे 100 रुपए का फायदा लॉस, इसलिए डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। ठीक है। तो ये अगर बड़ा, अगर मैंने लॉन्ग पोजीशन लिया है और बड़ा, तो एडेड टू इनिशियल मार्जिन में जो लॉस हो रहा है तो मैं इसको में से डिडक्ट करूंगा। ऑब्वियसली लॉजिकल है, फिर भी मैंने हर एक चीज पे नोट करके। ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कैसे, एम टू एम मतलब क्या, मार्क टू मार्केट। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कि मैंने कितने कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर किया। जैसे फॉर एग्जांपल से मैंने 10 कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है और एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है एक, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट एक शेयर का, एक शेयर का एक कॉन्ट्रैक्ट, एक शेयर का एक कॉन्ट्रैक्ट। सर ऐसा हो सकता है, हो सकता है, एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। चलो आपको चाहिए तो अपन 10 लेते हैं। ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, एक कॉन्ट्रैक्ट में 10 शेयर है, वैसे हमने 10 कॉन्ट्रैक्ट किया तो कितने हो गए, 10 इंटू 10 100 हो गए। इनटू करंट क्लोजिंग, मतलब हमने
अभी मार्केट प्राइस क्या चल रही है, अगर मैंने लॉन्ग पोजीशन लिया, अभी मार्केट प्राइस चल रही है 100 रुपए और कल प्राइस थी 90 रुपए, मतलब कितना मुझे फायदा कितने का हो रहा है, मुझे 10 रुपए का फायदा हो रहा है 100 शेयर पे, तो 10 into 100 इज इक्वल टू 1000 रुपीज का मुझे आज प्रॉफिट हुआ। सो ये हम लोग अपने मार्जिन में ऐड करेंगे। सेम अगर लॉस केस इसका केस होता तो 90 - 10 100 10 का लॉस होता तो मुझे 1000 रुपीज माइनस करने पड़ते। अरे सर, तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको नीचे बताता हूँ, ठीक है। इसका टेबल कैसे बनेगा, सबसे पहले डे कॉलम, ऑब्वियसली डेली बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है, तो डे चेंजेस इन फ्यूचर वैल्यू, मतलब ये वैल्यू में कितना चेंजेस आएगा वो। मार्जिन अकाउंट मतलब जो अकाउंट हम मेंटेन कर रहे थे, ये हम लोग कब से जो डिस्कस कर रहे हैं वो, ठीक है। एंड मार्जिन, तो ये अपना कभी भी ये हम स्टार्टिंग में इतना कैलकुलेट करते हैं, फिर अपने को ये नीचे का कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अगर मैंने लॉन्ग किया है तो लॉन्ग को किया है तो मतलब क्या, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू लॉट साइज, ये तो हमेशा फिक्स ही आएगा। अब इसको चाहिए तो एक ही साथ एक बार कैलकुलेट करके, पहले टेबल के पहले कैलकुलेट करके सेम फिगर को आप कंटिन्यू कर सकते हो। माइनस करंट क्लोजिंग माइनस प्रीवियस क्लोजिंग। सर हमको कंफ्यूजन होता है कब करंट लेना है कब प्रीवियस, ठीक है। तो उसका कंफ्यूजन मैं अभी आपका दूर कर, मुझे एक बात बताओ, आपने लॉन्ग किया है मतलब आप क्या हो, बुलिश हो, मतलब आप क्या चाहते हो कि आज की प्राइस कल के प्राइस से ज्यादा हो, ठीक है। आप क्या चाहते हो, आज की प्राइस कल के प्राइस से ज्यादा हो। आप क्या चाहते हो, आज की प्राइस कल के प्राइस से ज्यादा हो, और कल की मतलब टुमारोज वैल्यू शुड बी मोर देन टुडेज वैल्यू। ऑब्वियसली तो हमको जो वैल्यू ज्यादा चाहिए, हमें जो वैल्यू ज्यादा चाहिए हम उसको पहले रखेंगे, ठीक है। करंट क्लोजिंग मतलब हमें जो आज की वैल्यू ज्यादा चाहिए तो हम इसको करंट क्लोजिंग माइनस प्रीवियस क्लोजिंग भी करेंगे, ठीक है। अगर आपने सिर्फ लॉजिकली भी समझा है ना, लॉन्ग पोजीशन है यार, समझो ना यार कि मैंने लॉन्ग पोजीशन किया, मैं चाहता हूँ कि रेट बढ़े, तो अगर बढ़ेगा तो मेरा फायदा होगा, घटेगा तो नुकसान हो जाएगा। अगर फॉर्मूला के थ्रू नहीं गए ना, सिर्फ फिगर्स भी लिखे एंड लॉजिक के साथ किया तो भी आपको समझ जाएगा। सिमिलरली मैंने शॉर्ट किया तो मैं क्या चाहता हूँ, आज की वैल्यू कल के वैल्यू से कम हो, तो मतलब मैं क्या चाहता हूँ कल की वैल्यू ज्यादा हो, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग को पहले रखा। क्लियर है सर। तो यहाँ पे वन कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट साइज की वैल्यू 50 है, 2000 3212 माइनस 2300, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए कैलकुलेट किया सर। यस। और गेन और लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड में क्लोजिंग बैलेंस जो बचा है वो माइनस इनिशियल मार्जिन। ऑब्वियसली मेरे पास बचे 1000 रुपए, मैंने स्टार्टिंग में डाले थे 500 रुपए, तो मेरे पास अभी कितने बचे 5000, एंड मार्जिन कॉल मतलब मेरा मेंटेनेंस मार्जिन से एक बार कम गया था, इसलिए मैंने वापस से 1000 रुपए ऐड किए थे, इसलिए मेरा नेट लॉस हुआ यहाँ पे 500 रुपए का। तो ये था अपना मार्जिन का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आएगा तो टेक्स आप करोगे, तो ये था पूरा का पूरा उसका फॉर्मेट। सबसे पहले इनिशियल मार्जिन कैलकुलेट करो, मेंटेनेंस मार्जिन कैलकुलेट करो, फिर वेरिएशन मार्जिन कैलकुलेट, फिर वेरिएशन मार्जिन को पता चल जाएगा। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉन्ग रहेगा तो करंट माइनस प्रीवियस, शॉर्ट रहेगा तो ये मेंटेनेंस मार्जिन का, ये जो हमने 16,000 यहाँ पे कैलकुलेट किया था, यहाँ पे 16,000 लिया, फिर वो जो डिफरेंस आ रहा है तो वो यहाँ पे आएगा डेली बेसिस का प्रॉफिट एंड लॉस, एंड एंड में मेंटेनेंस मार्जिन अगर इससे कम गया, तब देखो यहाँ पे मेंटेनेंस मार्जिन कितना था, 12,000 था, 12,000 से जब कम गया तो हमने 4,000 रुपए एक्स्ट्रा मंगाए और वापस से इनिशियल जितना लेके आ गए, ठीक है। और ये एंड का हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। मतलब ऐसे समझो कि मेरे बैंक अकाउंट में बचे 100 रुपए, मैंने बैंक अकाउंट में डाले थे 500 रुपए, ठीक है, और एक और बार मैंने 500 रुपए डाले थे, मतलब टोटल मैंने 1000 रुपए डाले थे, 100 रुपए बचे, तो 900 रुपए का मुझे क्या हो गया, नुकसान। यस सर। तेरे, यस सर, क्लियर है यहाँ तक। तो अगला टॉपिक आता है अपना, इसी में वो होता है प्राइसिंग और वैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड और फ्यूचर। कुछ भी बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है, मैंने पहले ही आपको बोला है, एंड बार बार रिपीट करने का रीजन ये है कि आपके दिमाग में वो एक बार फिट हो गया ना, आपको वापस से कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है सर। सो प्राइसिंग और वैल्यूएशन मतलब क्या होता है कि ये होता है बेसिस के टर्म से। बेसिस मतलब सर बताता हूं, the difference between the prevailing spot price and the future price is known as basis। basis मतलब क्या, कि प्रीविलिंग स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस, इन दोनों का डिफरेंस है, उसे बेसिस बोलते हैं। इसको हम किस कैलकुलेट में करते हैं, बेसिस के कैलकुलेट में करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 बेसिस पॉइंट, ठीक है।
ठीक है, ये मार्कर था, हाइलाइटर था, व्हाट वी से, हाँ मार्कर था इसलिए ऐसा दिखा। ठीक है, आपको लॉजिक समझा? इसको हम बेसिस के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, मतलब क्या, मैं उसके बारे में आपको जरा बता कि हमने क्या बोला कि हमें देखना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है, आज हम कहा खड़े हैं? आज अपन खड़े हैं फॉर एग्जांपल से 1 मई में, 1 मई, एंड आज का मार्केट चल रहा है 100 पॉइंट्स पे। ठीक है, ये हमेशा मार्केट जो है वो पॉइंट्स के टर्म में हम डिनोट करते हैं, रुपीस के टर्म में नहीं डिनोट। एक्स वगैरह होता है, सेंसेक्स पॉइंट, निफ्टी पॉइंट, ये हम पॉइंट्स के टर्म में डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 1 मई पे अपना मार्केट था 100 पॉइंट्स पे। ठीक है, 2 मई पे मार्केट का क्या हुआ? मार्केट हुआ 110 पे। तो क्या हुआ, मार्केट बढ़ा या मार्केट घटा? ऑब्वियसली हमको दिख रहा है कि आज मार्केट फर्स्ट को 100 था, सेकंड को 110 हुआ, मार्केट मार्केट इज अपवर्ड डायरेक्शन, मार्केट ऊपर चल रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम डिनोट करते हैं एज कॉन्टेंगो मार्केट। कौन सा मार्केट? कॉन्टेंगो मार्केट। कौन सा मार्केट? कॉन्टेंगो मार्केट। सर ऐसा कैसा नाम है? अब जैसे आपका नाम होता है वैसे ही किसी ने इसका नाम रखा है, उसे बोलते हैं कॉन्टेंगो मार्केट। मेरा नाम है इसका कॉन्टेंगो मार्केट। कॉन्टेंगो मार्केट मतलब क्या? जब मार्केट ऊपर जाता रहता है, जब मार्केट इज मूविंग अपवर्ड, उसे बोलते हैं हम कंटेंगो मार्केट। कंटेंगो मार्केट। तो इस केस में कैसे होता है ना, तो बेसिस को कैलकुलेट करने का एक उन्होंने फॉर्मूला दिया रहता है कि आज के प्राइस को कंपेयर करो कल के साथ। क्या करना है? आज के प्राइस को कंपेयर करो कल के साथ, मतलब स्पॉट प्राइस को कंपेयर करो फ्यूचर प्राइस के साथ। स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस क्या है? स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस। क्या बोला मैंने? स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस। आज के मार्केट को कंपेयर करेंगे कल के मार्केट के साथ, तो हमें मिल जाएगा बेसिस की कितने बेसिस से, कितने बेसिस पॉइंट से मार्केट जो है वो चेंज हुआ है। रुपीस में क्या? रुपीस में नहीं, मार्केट होता है पॉइंट्स के टर्म में, तो इसे बोलते हैं बेसिस पॉइंट। कितने पॉइंट्स के टर्म में मार्केट जो है वो ऊपर गया है या नीचे गया है। ठीक है, तो हम क्या कंपेयर कर रहे हैं? आज के टर्म्स में, आज के कंपैरिजन में कल मार्केट कहां गया। ठीक है, आज वर्सेस कल। तो ठीक है, अगर आज मार्केट 100 था, कल हुआ 110, तो 100 माइनस 110 मतलब क्या हुआ कि हमें दिख रहा है मार्केट ऊपर गया, बट हमारा आंसर क्या आया? -10 आया, मतलब हमारा माइनस नेगेटिव में आया मार्केट। अब हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव में आया। किस में आया? नेगेटिव में आया। तो नेगेटिव में आया, इसका मतलब है कि दिस इज नेगेटिव, सो मार्केट इज, एक सेकंड, यहाँ पे मिस प्रिंट है। ठीक है, यहाँ पे है मिस प्रिंट, ये मैंने करेक्ट करवाया था, फिर भी यहाँ पे मिस प्रिंट क्यों है पता नहीं, ये मैंने खुद होके करेक्ट कराया था। मार्केट इज, बेसिस इज पॉजिटिव, मतलब बेसिस इज, मार्केट इज कॉन्टेंगो मार्केट। ठीक है, यहाँ पे मैंने शायद अपना पुराना वाला कंसेप्ट नोट किया, जो करेक्टेड कंसेप्ट नोट है, जो प्रिंट होके आपको मिलने वाला है, उस पर करेक्शन हुआ हुआ है। क्लियर है सर? ठीक है, तो बेसिस इज नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या हो रहा है कि कल की प्राइस, फ्यूचर की प्राइस ज्यादा है, आज की कम है, एंड हम कंपेयर किसकी कर रहे हैं? आज को फ्यूचर के साथ, मतलब ऑब्वियसली आज का कम है, फ्यूचर का ज्यादा है, तो आज माइनस कल करेंगे तो छोटा माइनस बड़ा करेंगे तो आंसर हमको नेगेटिव में मिलेगा। इसका मतलब क्या है? कॉन्टेंगो मार्केट है, मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है। एंड सिमिलरली बेसिस इज पॉजिटिव, मतलब क्या? आज की प्राइस ज्यादा है, कल की प्राइस कम है, इसका मतलब मार्केट गिर रहा है, उसे बोलते हैं बैकवर्डेशन मार्केट और इन्वर्टेड मार्केट। क्लियर है सर? ऑब्वियसली अगर ऐसा होता कि आज की प्राइस क्या है? आज की प्राइस है 110 एंड कल की प्राइस हुई 100, सो मेरा आंसर आ जाएगा +10। इस केस में बेसिस भले पॉजिटिव में आए, बट आंसर जो है, मतलब मार्केट जो है वो गिर रहा है, डाउनवर्ड पोजीशन में है। सो पॉजिटिव बेसिस, नेगेटिव बेसिस के कंपैरिजन में आंसर का लॉजिक मत याद रखो। ठीक है, ये क्वेश्चन में देता है, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। बट मेन रीजन क्या है? क्या कंपेयर कर रहे हैं हम? आज से कल के कंपैरिजन में, आज को कंपेयर कर रहे हैं कल के साथ, आज को कंपेयर कर रहे हैं कल के साथ, स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस। क्लियर है सर? ऑब्वियसली कल की प्राइस ज्यादा है, मतलब मार्केट ऊपर गया है, कल की प्राइस कम है तो मार्केट नीचे गया है। क्लियर है सर? मैं रिवीजन लेक्चर्स में मल्टीपल टाइम रिवाइज कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला, दिस रिवीजन सीरीज इज गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, जिसके बाद आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। एक सेकंड, पानी पी लेता हूँ। आप भी बीच बीच में पानी पीते रहिएगा, स्टे हाइड्रेटेड। क्लियर है सर? टाइप हो गया। यस, अगला टॉपिक है अपना थेरोटिकल फ्यूचर प्राइस या फिर कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल। जैसे कि हमने सीएपीएम के केस में वहां पे शेयर्स की प्राइस कैलकुलेट की थी, वैसे ही हम यहाँ पे
फ्यूचर की प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं? थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस, ऑब्वियसली एक्चुअल प्राइस तो हमें मिलेगी जब हम एक्चुअल में, जब वो उस दिन आएगा तो उसी दिन, मतलब फॉर एग्जांपल से 10 दिन बाद में एक्चुअल में प्राइस होने वाली है, ये तो 10 दिन के बाद ही समझेगा। बट थियोरेटिकल प्राइस का लॉजिक क्या होता है, जैसे कि मैंने सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर में भी बताया था, इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन चैप्टर में भी आपको बताया था। सिमिलरली उसका थियोरेटिकल मतलब होता है कोई हम कैलकुलेशन, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन करके हम लोग आज डिसाइड करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली रफली उस टाइम पे वैल्यू क्या होगी। सो उसी की तरह यहाँ पे हम फ्यूचर की प्राइस भी कैलकुलेट करते हैं। आइए कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जानते हैं। तो फ्यूचर की प्राइस मतलब क्या होता है कि स्पॉट प्राइस, मतलब भाई एक देख ले कि अब भी क्या प्राइस चल रही है, ठीक है, एंड हम इसमें ऐड क्या करते हैं, हम लोग इसमें ऐड करते हैं कॉस्ट, कैरी करने की कॉस्ट। देखो नाम ही है इसमें कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल, कॉस्ट मतलब हम ऑब्वियसली इसमें क्या इंटरेस्ट करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऐड करेंगे, इंटरेस्ट जो है वो ऐड करेंगे। ऑब्वियसली हम लोग करंट केस में कॉस्ट ऐड करेंगे तो हमको फ्यूचर की प्राइस मिलेगी। जैसे कि सेम चीज हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम भी यूज करते थे ना, कि करंट प्राइस प्लस इंटरेस्ट, मतलब क्या हुआ, ये सेम चीज तो हम फ्यूचर वैल्यू के इसमें कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ, उस टाइम पे वो जो है वो कॉस्ट हुआ। तो सेम चीज हम जो कैलकुलेट करते हैं फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के केस में, सेम हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, फ्यूचर की प्राइस में प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी, कॉस्ट ऑफ कैरी मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हम इसमें ऐड करेंगे। एस मतलब स्पॉट प्राइस प्लस 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड हम इसमें ऐड करेंगे। एंड ऑब्वियसली हमें कुछ इनफ्लो मिलने वाला रहेगा, हमें कुछ डिविडेंड मिलने वाला रहेगा, तो हम उससे माइनस करते हैं। सो फ्यूचर प्राइस क्या हो गई, एफ एस प्लस 1 प्लस आर माइनस डी। क्लियर है सर? या इसका अपन अब सब एक प्रॉपर, मैंने यहाँ पे जो जो केसेस आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो मैंने सारी चीजें यहाँ पे नोट डाउन की है। अब एक बार फुल स्क्रीन में इसको देख लो, ठीक है। जितने परमिटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पे बैठ सकते थे मैंने हर एक चीज जो है यहाँ पे मेंशन की है, ताकि इससे क्या होगा कि कहीं भी कंफ्यूजन ना हो एंड आपको एक जगह पे सारी चीजें मिल जाए, ठीक है। जो अलग अलग केसेस जो है वो क्वेश्चन में पूछते हैं वो एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो केसेस क्या हो सकते हैं कि इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, आपको क्वेश्चन में पूछा गया सिंपल इंटरेस्ट, एंड इस केस में यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं, ओनली केस यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि ये सिंपल इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि हमें एक तो दो चीजें हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपको डिविडेंड अमाउंट दिया है या फिर रेट ऑफ डिविडेंड दिया है, डिविडेंड यील्ड नहीं दिया है। हम लोग पहले ये वाला बॉक्स जो है वो सॉल्व करेंगे। देखो ये बहुत ही कंसाइज बॉक्स मैंने बनाया है, यहाँ पे मैंने हर एक चीज डिटेल में एक ही टेबल में कंपैरिजन की है, इसलिए ये टेबल डिस्कस करने में मुझे टाइम लगेगा। आप ध्यान से सुनिएगा, आपको ये टेबल पे ध्यान दीजिएगा, आपको समझ जाएगा वो क्या है। बट ऑटोमेटिकली पूरा डिस्कशन क्लियर हो जाएगा, मैं इसको वापस से री रिवाइज करूंगा, तब आपको समझेगा यार ये सब चीजें एक ही जगह पे मिल गई। ये जो हम बाद में समरी नोट्स बनाते थे ना उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आगे केस में। इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको क्वेश्चन में दो चीजें दी रहेगी, कि क्वेश्चन में सबसे पहले ये जो डिविडेंड दिया है ना, ये डिविडेंड हमको दिया है, एक तो डिविडेंड रुपीस के टर्म में दिया है या फिर बोला है डिविडेंड परसेंटेज, जो हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल से 100 की फेस वैल्यू है, 10% डिविडेंड है, तो हमें मिल गया 10 रुपीस का डिविडेंड, ठीक है। सो ये डिविडेंड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो हम ऑब्वियसली हमने फॉर्मूला क्या बोला, एस मतलब स्पॉट प्राइस, इसमें हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि से हम लोग एक महीने के लिए कैरी कर रहे हैं और यहाँ पे 12% इंटरेस्ट है, सो 12% डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स इंटू इंटू 1, एक महीने के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे आएगा 1%, जिसको हम डिनोट करते हैं 0.01 डेसिमल में है, इसलिए ठीक है। क्लियर है सर? तो इसको हम स्पॉट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे और अपना डिविडेंड का अमाउंट जो है यहाँ पे माइनस करेंगे। ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा क्लियर है, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा सिंपल है। जो हमने ऊपर डिस्कस किया था वही सेम चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, बट स्पेशल केसेस क्या है, स्पेशल केसेस आप आपको समझेंगे। क्लियर है सर? यस। एक और चीज यहाँ पे अगर बोला है क्वेश्चन में, कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग, कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग अगर होता रहेगा तो उस केस में आप कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कि उस केस में हम क्या करते हैं, ई का पावर आर इंटू एन, आई ई का पावर आर फॉर द पीरियड, मतलब ई का पावर आर इंटू एन, मतलब क्या होता है, सेम चीज यहाँ पे जो हमने बोला है डिविडेंड रहेगा तो हम यहाँ से डिविडेंड माइनस करेंगे। ई का पावर जो हमने कल सिक्योरिटी वैल्यूएशन में आपको इसको स्टेप्स भी सॉल्व करवाए थे, इसका एक एग्जांपल भी सॉल्व करवाया था, हर एक चीज सॉल्व करवाइए। अगर नहीं देखा तो प्लीज वहां का वीडियो
वीडियो देखो, मैं डबल डबल हर एक वीडियो में सेम चीज रिपीट करूंगा तो बहुत बड़े बड़े रिवीजन लेक्चर जो है वो बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, इसलिए मैंने वहां पे इसका एग्जाम्पल भी सॉल्व करा है, सब कुछ सॉल्व करा है, आप देख सकते हो। ठीक है, सो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ई का पावर आर इंटू एन, ये भी मैंने वहां पे आपको सिखाया हुआ है। तो ऑब्वियसली एस में हम उसको ऐड करेंगे, जब कंटिन्यूसली कंपाउंडेड स्पेसिफिकली बोला है तो हम इस केस में ई का पावर ऐड करते हैं। अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग के ऊपर मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो डालूं प्लस एक एग्जाम्पल लू, तो प्लीज नीचे कमेंट करिएगा, मैं वो वीडियो लेके आऊंगा। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं लाऊंगा, अगर आपको जरूरत है तो मैं लाऊंगा। ठीक है, मंथली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे बोला मंथली कंपाउंडिंग तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे एंड मंथली कंपाउंडिंग करेंगे, मतलब पावर में n जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इंटू इंटू क्या बोल रहे थे, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, इंटू आर डिवाइडेड बाय इंटू 12 इंटू एन कर रहे, आर डिवाइडेड बाय 12 इंटू एन कर रहे थे, यहाँ पे पावर में n जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं मंथली कंपाउंडिंग। ऑब्वियसली हर मंथ के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ठीक है, सबसे पहले हमने कौन से 3 केस डिस्कस किए, एक नॉर्मल केस में जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है, फेस वैल्यू पे ऊपर डिविडेंड दिया है या हमें डिविडेंड का अमाउंट दिया है, तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे। उस केस में सिंपल जो मेन फॉर्मूला है, एस इंटू 1 + आर फॉर द पीरियड माइनस टी। ठीक है, सेम चीज अगर कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग रहेगा तो आर को हम ऑब्वियसली ई के टर्म्स में डिनोट करेंगे, एंड अगर मंथली कंपाउंडिंग रहेगा तो हम एन को पावर में लेके जाएंगे। तो ठीक है, सेम 3 चीजें थी, 3 कंफ्यूजन थी, 3 यहाँ पे केसेस थे। ये एक सबसे मेन केस था, यहाँ से ही बाकी के फॉर्मूला जो है डिराइव हो गए थे, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको स्पेसिफिकली मेंशन किया है एंड यहाँ से मैंने इस टेबल में भी इसको मेंशन किया है, ताकि ये फर्दर आपको रेफरेंस के लिए बहुत ज्यादा इजी जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड केस आता है, यहाँ पे जब क्वेश्चन में बोला होता है डिविडेंड यील्ड, तो डिविडेंड यील्ड वाला ये मैंने बॉन्ड के चैप्टर में भी मैंने बहुत ज्यादा टाइम स्पेसिफिकली इस पे डिस्कस किया है, तो मैं सेम यहाँ पे वापस वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए मैं चैप्टर का रिवीजन भी इस तरीके से डाल रहा हूँ कि सबसे पहले एक ऐसा चैप्टर डाल रहा हूँ कि आगे के चैप्टर्स में जिसका इंटरलिंकिंग है जो ऑटोमेटिकली बने। इसलिए मुझे अगर ये चैप्टर में पहले डाला रहता ना तो मुझे यहाँ पे भी उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, वहां पे भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है, सो डबल एक्सप्लेनेशन हो जाता। ठीक है, तो यील्ड के केस में क्या होता है, हम यील्ड किस पे कैलकुलेट करते हैं, हम करंट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। किस पे मारते हैं, करंट मार्केट प्राइस में कैलकुलेट करते हैं। तो आपको सिर्फ एक चेंज करना है, यहाँ पे उल्टा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी होता है। यहाँ पे हम डिविडेंड की अमाउंट को माइनस नहीं करते, हम डिविडेंड यील्ड के परसेंटेज को डायरेक्ट आर माइनस डी करते हैं। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कॉस्ट है उसी में से हम डी को माइनस करते हैं। क्यों, क्योंकि डी एक्चुअल पीरियड के लिए ऑलरेडी कैलकुलेट होता है एंड हम आर भी कौन सा ले रहे हैं, यस हम आर भी ले रहे हैं फॉर द पीरियड का। क्लियर है सर, तो सेम चीज हमने एक यहाँ पे आर माइनस डी इंटू एन किया है, यहाँ पे हम यहाँ आर फॉर द पीरियड पूरा कैलकुलेशन करने के बाद डी यहाँ से माइनस कर रहे थे, डिविडेंड की अमाउंट माइनस कर रहे थे, यहाँ हम डिविडेंड का यील्ड परसेंटेज ही कैलकुलेट कर रहे हैं। सेम ई का पावर आर आर माइनस डी एंड सेम यहाँ पे भी आर माइनस डी कर रहे हैं। मतलब ये 3 फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस किए अच्छे से, सो ये फॉर्मूला हमको एक टर्म जो यील्ड का डिस्कस करने का ऑटोमेटिकली डिराइव हो गया। क्लियर है सर, यस, क्विकली इसको रिकॉल करो, मेन फॉर्मूला क्या था एक बार मुझे वो बताओ एंड क्विकली ये टेबल को जो है वो रिकॉल करो। मेन फॉर्मूला क्या था, एस एस मतलब स्पॉट प्राइस में हम कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल से कैलकुलेट कर रहे हैं। कैरी क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट जो होता है हम उसमें ऐड करेंगे एंड हमारा इनफ्लो मतलब कॉस्ट में हमारा अगर इनफ्लो मतलब इनकम आता रहेगा। इनकम क्या आएगा शेयर्स के केस में, ऑब्वियसली शेयर्स के केस में इनकम आएगा अपना डिविडेंड। सो डिविडेंड जो है हम उसको उसमें से माइनस करेंगे। सो स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी मतलब क्या, इंटरेस्ट कॉस्ट जो है हमें वो उसमें ऐड करेंगे एंड डिविडेंड हमें कुछ मिलने वाला रहेगा तो रिप्लेस करेंगे। क्विकली इस पूरे टेबल को जो है अच्छे से रिकॉल कर लो। क्लियर है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ पे इस टेबल में मैंने हर एक केस को कवर किया हुआ है। क्लियर है सर, यस। यहाँ पे मैंने नीचे नोट भी लिखा है, नोट में भी ये स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि डिविडेंड रेट ऑन फेस वैल्यू नॉट पीरियोडिकल डू नॉट कवर फॉर द पीरियड। एंड सेम चीज यील्ड क्या होता है, यील्ड ऑन स्पॉट प्राइस और करंट मार्केट प्राइस होता है, वो पीरियोडिकल होता है, कन्वर्टेड फॉर द पीरियड। क्लियर है सर, यस। तो ये छोटे छोटे नोट्स है ना, आपको जो क्वेश्चन में बोलते हैं ना कि सर सिली मिस्टेक्स हो गई, वहां से आपको ये हेल्प करेगा, यहाँ से वहां से आपको ये मार्क्स बचाने में आपके। अगला पॉइंट आता है बीटा मैनेजमेंट और हेजिंग
थ्रू स्टॉक मार्केट इंडेक्स, हेजिंग थ्रू स्टॉक मार्केट इंडेक्स, बीटा मैनेजमेंट और हेजिंग थ्रू स्टॉक मार्केट। तो बीटा मैनेजमेंट मतलब क्या है? बीटा का मीनिंग मैंने आपको कल ही बताया था, उस चैप्टर में क्लियर किया था। सिक्योरिटी वैल्यूएशन, सर आप बार बार सिक्योरिटी वैल्यूएशन का नाम क्यों ले रहे हो? क्योंकि ये सारे इंटरलिंक्ड होते हैं चैप्टर। मैंने वहां पे उस पे ऑलरेडी इतना डिटेल में बताया, ठीक है, एक बार वापस से बता देता हूँ। बीटा मतलब क्या होता है? बीटा हमको क्या बताता है, क्या चेंज होने में, किस में चेंज आएगा? बताओ मुझे, जिन्होंने वो लेक्चर देखा है वो सब आंसर दे पाएंगे। स्टॉक में कितना चेंज आया मार्केट के चेंज होने में, या फिर मार्केट में चेंज होने की वजह से स्टॉक में कितना टाइम का चेंज हुआ, वो क्या बताता है? वो बताता है बीटा, चेंज इन स्टॉक रिटर्न ड्यू टू चेंज इन मार्केट रिटर्न। यस सर, इसलिए चेंज इन स्टॉक रिटर्न डिवाइडेड बाय चेंज इन मार्केट रिटर्न इज द बीटा ऑफ स्टॉक। क्लियर है सर? तो बीटा इज अ मेजरमेंट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क व्हिच रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन स्टॉक रिटर्न एंड चेंज इन मार्केट रिटर्न। क्लियर है सर? ऑब्वियसली ये भी मैंने वहां पे बताया था, हायर द बीटा हायर द रिस्क हायर इज द वॉलेटिलिटी। अगर मेरा स्टॉक का बीटा 10 है और मेरा एक स्टॉक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल से ये है टाटा का स्टॉक और ये है एमआरएफ का स्टॉक, इसका बीटा एक है। अगर मार्केट में 1% चेंज हुआ तो ये स्टॉक भी 1% चेंज होगा। बट ऑन द अदर हैंड मार्केट अगर 1% से गिरा तो टाटा का स्टॉक 10% से गिरेगा। इसे बोलते हैं हायर द बीटा हायर इज द रिस्क हायर इज द वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मतलब चेंजेस जो होते हैं, वोलेटिलिटी है, हायर द वोलेटिलिटी हायर इज द रिस्क। क्लियर है सर? तो बीटा ऑफ मार्केट इज 1, बीटा ऑफ कैश इज 0। ऑब्वियसली कैश मतलब रिस्क फ्री, बीटा ऑफ रिस्क फ्री इज 0 एंड बीटा इज मार्केट इज 1, क्योंकि हम मार्केट को जो है वो बेस मान के चलते हैं। क्लियर है सर? एंड ये हेजिंग थ्रू स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या है? स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर क्या है? उसको हेजिंग मतलब क्या है? अपने रिस्क को कम करना। अब बीटा क्या बताता है कि अपना स्टॉक कितना टाइम्स रिस्क है? बीटा अपना 2 टाइम्स है, मतलब स्टॉक इज 2 टाइम्स रिस्की देन मार्केट। सो हमको उसको हेज करना है, वो हमारे रिस्क को हमें हेज करना है। क्यों करेंगे? अगर मुझे पता चल रहा है कि मेरा आगे जाके जो है ना मार्केट है, जो मार्केट से फॉर एग्जांपल से मार्केट क्रैश होने वाला है और मेरे स्टॉक का बीटा क्या है? मेरे स्टॉक का बीटा 2 है। इसका मतलब क्या? अगर मार्केट 10% से गिरा ना तो मेरा स्टॉक कितना टाइम से गिरेगा? 10 इंटू 2 20% से गिरेगा। ये बहुत ज्यादा रिस्की केस आ जाएगा। एंड इसलिए जब मार्केट गिरने वाला रहेगा ना, उस केस में हम क्या करते हैं कि हमारा बीटा जो है वो कम से कम हो, हम हेजिंग करने को ट्राई करते हैं। एंड इस केस में सिक्योरिटी वैल्यूएशन के चैप्टर में हमने कैसे किया था? रिस्क फ्री सिक्योरिटीज के साथ। अब भी हम क्या कर रहे हैं? डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं, ऑप्शन पढ़ रहे हैं। तो इस केस में हम कैसे मैनेज करेंगे? इस केस में हम मैनेज करेंगे ऑब्वियसली ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थ्रू। अभी वाला अपना फ्यूचर्स का पार्ट चल रहा है, तो फ्यूचर्स के थ्रू, इंडेक्स फ्यूचर्स के थ्रू हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, हम वो यहाँ पे देखने वाले हैं। क्लियर है सर? यस। तो मैंने यहाँ पे इसके बारे में एक एग्जांपल लिया है, पोर्टफोलियो बीटा के बारे में, देख लो करके। तो यहाँ पे क्या बोला है, इन लोगों ने बोला है पोर्टफोलियो बीटा। पोर्टफोलियो बीटा कैलकुलेट कैसे करना है वो हम देख लेते हैं, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी दिया। ठीक है? तो पोर्टफोलियो बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं? यहाँ पे एक दिया है मेथड 1 मेथड 2, या कि हम लोग 90% केस में मेथड 1 यूज करते हैं। बट अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा है, या फिर एक क्वेश्चन में बोलते हैं ना 10 एक पॉइंट है, 10 पॉइंट कभी आएंगे नहीं, 5 पॉइंट है, उसमें से एक पॉइंट में बोला है पोर्टफोलियो बीटा कैलकुलेट करने का, तो उस केस में हम ये सेकंड मेथड यूज करेंगे। बट जब स्पेसिफिकली पोर्टफोलियो बीटा का क्वेश्चन रहेगा तो हम ये टेबल यूज करके ही करेंगे। कैसे करेंगे वो बता, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल से मेरे पास है ना पोर्टफोलियो में ए बी सी तीन स्टॉक्स है। क्या है? तीन स्टॉक्स है। यहाँ पे दे सकते हैं कि मेरे पास क्वांटिटी एंड करंट मार्केट। तो क्वांटिटी इंटू करंट मार्केट प्राइस ये आएगी अमाउंट। ठीक है? हमें सॉल्व करते टाइम डायरेक्टली क्वांटिटी एंड करंट मार्केट प्राइस को स्किप करके हम डायरेक्टली अमाउंट लिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल से मुझे फर्स्ट की ए की मेरी अमाउंट है 20 लाख, बी की है 10 लाख एंड सी की है 20 लाख। ठीक है? ऐसा मेरा टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू है 50 लाख। अब मुझे कैलकुलेट करना है वेट ऑफ ईच स्टॉक। मतलब क्या है कि मेरा ए का वेट कितना है टोटल पोर्टफोलियो में, बी का वेट कितना है टोटल पोर्टफोलियो में, सी का वेट कितना है टोटल पोर्टफोलियो में, ये हमें कैलकुलेट। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 50 आएगा 40%, 20% एंड 40% रिस्क। यहाँ तक तो। और वेट ऑफ वेट हमेशा टोटल है 1। ठीक है? सबसे पहले क्या देखा, हमारे पास कितने स्टॉक्स है, कितने के स्टॉक्स है, एंड वो कितना पोर्शन हमारा लेता है पोर्टफोलियो।
ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऑब्वियसली पोर्टफोलियो बीटा कैलकुलेट करना है, सो हमें लगेगा बीटा एंड उसको हम कैलकुलेट करेंगे वेट के साथ, रिस्पेक्टिव बीटा इनटू रिस्पेक्टिव वेट, हमें मिल जाएगा बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। सर यस, ये कभी कभी ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ना टेबल बनाने का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो फ्री के मार्क्स है यार, वो छोड़ो मत, ठीक है। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे बीटा एंड अमाउंट, ठीक है, मतलब 20 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख टोटल यहाँ पे आएगी जो 50 लाख, 20 लाख इंटू 4.5, 10 लाख इंटू 6 एंड 1, ये ऐसे कैलकुलेट करके हम दो कैलकुलेट, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, तो आपको ये बताया जो, ठीक है। So beta is of portfolio is 4.3 means if index changes by 5% then value of portfolio will change by 17%। अब ये 17% कैसे आ गया, ये आपको पता लगाना है, ठीक है। अगर अब तक आपने समझा रहेगा तो समझ जाएगा, अरे बहुत ही इजी है, क्या करना है हमें, 5 इंटू 3 यस। तो एक बार क्विकली देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस है कि एक होता है ओवर द कॉन्ट्रैक्ट एंड एक होता है स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में। बट फ्यूचर का मेन रूल क्या है कि दोनों पार्टी आर, क्या रिपीट आंसर दो, कंपलसरी रहता है, दोनों पार्टियां ऑब्लिगेटेड टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव टास्क, बायर को बाय करना पड़ेगा, सेलर को सेल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या करना पड़ता है, हमें क्या डिपॉजिट करना पड़ता है, मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ता है, मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ता है, इसलिए हमने सबसे पहले मार्जिन का क्वेश्चन, उसमें क्या आता है, सबसे पहले मुझे कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना है तो उसके लिए मुझे कुछ मार्जिन देना पड़ेगा, उसे बोलते हैं हम इनिशियल मार्जिन। उसके बाद वो हम डिटरमाइन करते हैं कि मेंटेनेंस मार्जिन की कम से कम इतना मार्जिन तो होना चाहिए, एंड अगर उसके नीचे गया क्या तो वेरिएबल मार्जिन करके हम इनिशियल मार्जिन को लेके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने स्टेप्स देखा था मार्क टू मार्केट का, कि लॉन्ग रहेगा तो कैसे, शॉर्ट रहेगा तो कैसे, उसका टेबल के बारे में हमने किया था, ठीक है। फिर गेन और लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एंड में मेरे पास कितने पैसे बचे, वो मैंने कितने पैसे डाले थे, मेरे पास बचे कितने, मैंने डाले कितने और एक्स्ट्रा कितना डाले रहेंगे, मतलब टोटल मेरे पास बचे कितने और टोटल मैंने डाले कितने, इन दोनों का डिफरेंस। ऑब्वियसली मैंने 100 रुपए लगाए थे, मेरे पास 150 रुपए बचे तो मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट होगा, सेम चीज। फिर प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑब्वियसली हम इंडेक्स जो है वो पॉइंट्स के बेसिस में कैलकुलेट करते हैं, सो बेसिस पॉइंट, ऑब्वियसली अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसे बोलते हैं कॉन्टेंगो, एंड मार्केट नीचे आ रहा है तो उसे बोलते हैं बैकवर्ड, ठीक है। और इसको कैलकुलेट कंपेयर कैसे करते हैं, आज की प्राइस वर्सेस कल की प्राइस, आज के कंपैरिजन में मार्केट ऊपर गया है या नीचे गया है उसकी अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेट करते हैं। फिर थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस में कैसे, कॉस्ट ऑफ कैरी, कॉस्ट ऑफ कैरी क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट के पोर्शन में हम ऐड करते हैं, हमारा जो इनफ्लो होता है, इनफ्लो क्या होगा शेयर्स के केस में, डिविडेंड, तो हम उसको माइनस करते हैं, और ये दोनों एडजस्टमेंट हम करते हैं स्पॉट प्राइस के अंडर, स्पॉट प्राइस प्लस स्क्वायरिंग कॉस्ट प्लस रिटर्न, ठीक है। एंड ये मैंने हर एक का केस आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है। फिर हेजिंग करने का अभी जो टॉपिक था वो बीटा मैंने एक्सप्लेन किया, एंड हमने अभी जस्ट ये पोर्टफोलियो बीटा वाला ये टेबल जो है वो सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हेजिंग थ्रू फ्यूचर्स कैसे करेंगे हम उसको, तो मुझे बात बताओ, दो पोजीशंस होते हैं मार्केट में, ये मैंने आपको बताया, एक होता है लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन मतलब क्या कि मैंने बाय किया हुआ है या फिर मैं आगे जाके बाय करने वाला हूं, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, उसे बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन। एंड शॉर्ट पोजीशन इसका बराबर अपोजिट है कि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट गिरेगा, ठीक है। सो अगर मैंने लॉन्ग पोजीशन लिया है, इसका मतलब क्या, मैंने अगर मुझे हेज करना है कि मेरा क्या है, कि मेरी रिस्क क्या है लॉन्ग पोजीशन में, मेरी रिस्क है कि मार्केट गिरेगा, क्या रिस्क है मेरी, मार्केट गिरेगा, तो इस रिस्क को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे, किसमें, फ्यूचर्स में। सो ये अगर हमारा लॉन्ग पोजीशन इन स्टॉक है कि मैंने रिलायंस का बाय स्टॉक बाय किया है, बट मुझे रिस्क है कि रिलायंस का स्टॉक गिरेगा, तो फ्यूचर में मैं उसे शॉर्ट करूंगा। सो शॉर्ट पोजीशन इन फ्यूचर, डाउन साइड वेटिंग। ऑब्वियसली मेरी जो रिस्क है, मतलब मुझे रिस्क किस बात की है कि भाई मुझे रिस्क है कि मार्केट गिरेगा, तो मुझे मेरी जो रिस्क है वही वही मैं काम करूंगा कि मेरी रिस्क नलीफाई हो जाएगी, यहाँ पे लॉन्ग यहाँ पे शॉर्ट, मेरा नेट हो जाएगा हेजिंग। हेजिंग मतलब क्या, प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। हेजिंग कभी भी प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता है, प्रॉफिट के लिए किया जाता है आर्बिट्रेशन, वो अलग होता है, रिस्क फ्री प्रॉफिट, उसके बारे में हम बात करेंगे, बट हेजिंग इज नेवर डन फॉर प्रॉफिट और लॉस। हेजिंग किया जाता है अपनी रिस्क को कवर करने के लिए, ठीक है।
तो इसको कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऑब्वियसली प्राइस ऑफ फ्यूचर क्या चल रहा है इनटू लॉट साइज, कितने लॉट्स में हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। एक फ्यूचर का प्राइस क्या है और हम लोग कितने लॉट में डील करने वाले, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ फ्यूचर प्राइस, ये ऊपर वाला वैल्यू इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली इसको हम डायरेक्टली इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स करके भी कर सकते हैं कि हमारी टोटल कितनी, क्या भी से कितनी वैल्यू हम लोगों की है अभी, ठीक है। सो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या आ जाएगा टू बुरॉट और सोल की, ऑब्वियसली मेरी इतनी अमाउंट रिस्क पे है ना, फॉर एग्जांपल से मेरी अमाउंट आ गई 10 लाख की अमाउंट, मेरी जो है वो रिस्क पे आ गई, तो मुझे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करने पड़ेंगे या सेल करने पड़ेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ऑब्वियसली अगर मैंने लॉन्ग पोजीशन लिया है तो मुझे सेल करना पड़ेगा, और मैंने शॉर्ट पोजीशन लिया है तो मुझे बाय करना पड़ेगा। सो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू टारगेट बीटा। टारगेट बीटा क्या आएगा, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, हेजिंग करना है, मतलब मेरा टारगेट बीटा रहेगा जीरो। क्या रहेगा, मेरा टारगेट बीटा जीरो रहेगा, माइनस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो मतलब ये जो हमने कैलकुलेट किया था वो, डिवाइडेड बाय एफ इंटू एम इंटू बीटा ऑफ फ्यूचर। ये क्या है सर, एफ मतलब फ्यूचर वैल्यू, एम मतलब मल्टीप्लायर होता है। एक्चुअल में इंस्टीट्यूट कभी भी मल्टीप्लायर के अमाउंट देता नहीं है, बट कंसेप्चुअली हमें देना चाहिए, इसलिए मैं रेगुलर क्लासेस में डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। बट अगर कोई क्वेश्चन में मल्टीप्लायर देगा, मतलब कितने टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको हम हमेशा अज्यूम करते हैं वन, इसलिए एफ फ्यूचर की जो प्राइस दी रहेगी वो इंटू वन इंटू बीटा ऑफ फ्यूचर, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो ये कैलकुलेशन, ये वैल्यू हम जो करेंगे एंड हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी ब्रॉट और सोल। अगर नेगेटिव में आंसर आया तो हम सेल करेंगे, पॉजिटिव में बाय करेंगे, क्लियर है। इफ आंसर इज नेगेटिव टेक शॉर्ट पोजीशन, इफ आंसर इज पॉजिटिव ब्लाइंड बाय पोजीशन, ठीक है। एक और बार इसको क्विकली रिकॉल करते हैं ये फॉर्मूला को, कि ये फॉर्मूला हमें बताता क्या है, क्लियर है सर। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमें हमारी टोटल कितनी वैल्यू है जो स्टेक पे है, जैसे कि फॉर एग्जांपल से मैंने बोला था 10 लाख रुपए मेरी जो है स्टेक। अब मुझे क्या करना है, मुझे पोर्टफोलियो को हेज करना है, मतलब पोर्टफोलियो का बीटा जीरो करना है। तो मेरा टारगेट बीटा क्या है, मेरा टारगेट बीटा है जीरो, और मेरा करंट बीटा क्या है, करंट बीटा जो भी मेरा है 3.4। पोर्टफोलियो को हेज करना है मतलब मैंने लॉन्ग पोजीशन लिया रहेगा, इसलिए देखो यहाँ पे ऑब्वियसली ये जीरो माइनस 3.4 करूंगा तो मेरा आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, और शॉर्ट पोजीशन ऑटोमेटिकली ग्रेड हो जाएगा। इंटू एफ मतलब फ्यूचर की जो वैल्यू दी रहेगी वो, मल्टीप्लायर की कोई वैल्यू रहेगी तो वो, एंड बीटा ऑफ फ्यूचर, ये तीनों क्वेश्चन में दी रहेगी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और उन तीनों को डिवाइड करेंगे फिर वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इंटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग, क्लियर है सर। यस, देखो यहाँ पे मैंने नोट दिया, टारगेट बीटा इज अज्यूम टू बी जीरो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, दैट इज परफेक्ट हेज, ठीक है। एम मतलब मल्टीप्लायर होता है लॉट साइज, एंड बीटा ऑफ फ्यूचर होता है अज्यूम वन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। एम क्या है, एम होता है अपना मल्टीप्लायर जो है लॉट साइज, एंड एफ इज फ्यूचर प्राइस ऑफ एन इंडेक्स, क्लियर है। चेंज इन पोर्टफोलियो बीटा ड्यू टू हेजिंग, ये क्या होता है, चेंज इन पोर्टफोलियो बीटा मतलब पहले पोर्टफोलियो का बीटा कितना था, एंड हेजिंग करने के बाद पोर्टफोलियो का बीटा कितना है, हमें वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑब्वियसली मेरे पोर्टफोलियो में कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय मेरे मार्केट के वैल्यू में कितना चेंज हुआ, सेम लॉजिक सेम है जो हम लोगों ने बीटा कैलकुलेट कर, चेंज इन स्टॉक रिटर्न डिवाइडेड बाय चेंज इन मार्केट रिटर्न, सेम चीज, चेंज इन पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय चेंज इन मार्केट, ठीक है। Hence portfolio value is equal to share plus cash balance, clear है सर। है हियर कैश पोर्टफोलियो, अगर किसी क्वेश्चन में कैश बैलेंस भी दिया रहेगा 10 लाख रुपीज का, तो उसका बीटा हम क्या अज्यूम करते हैं, उसका बीटा अज्यूम करते हैं जीरो, कि वो है फ्री, पर मैंने नोट में लिखा हुआ भी है, क्या क्या क्लियर है सर। अब आता है पार्ट एक कि हम जो डेरिवेटिव्स है कौन कौन लोग करते हैं, मतलब कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं डेरिवेटिव मार्केट में, ठीक है। एक तो होता है हेजर, जिसके बारे में हमने बात की, हेजर मतलब क्या, जिसकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, क्या है एग्जिस्टिंग पोजीशन, जिसका इसका पोर्टफोलियो था, इसके पास एग्जिस्टिंग 50 लाख का पोर्टफोलियो था, तो उसको हेज करना था, अपनी सिचुएशन को अवॉइड, रिस्क अवॉइड करना था, एग्जिस्टिंग एक्सपोजर टू अवॉइड रिस्क टेक लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। यस, स्पेकुलेटर्स क्या होते हैं, स्पेकुलेटर्स मतलब अपने जैसे लोग जिनके पास भाई पोर्टफोलियो तो नहीं है, बट वो कैलकुलेशन कर रहे हैं कि देगा, अरे यार मैं शॉर्ट करके पैसा कमाऊंगा, या फिर मार्केट बढ़ेगा मैं लॉन्ग करके पैसा कमाऊंगा, स्पेक्यूलेट कर रहा हूं मैं मार्केट को, उसको स्पेक्यूलेटर। नो एक्सिस्टिंग एक्सपोजर, मेरा कोई एक्सपोजर नहीं है, मैं आया हूं यहाँ पे प्रॉफिट कमाने, और ये आया था अपनी रिस्क को हेज करने, ठीक है। नाम ही है हेजर, हेजर मतलब रिस्क को हेज करना चाहता है। स्पेक्यूलेटर वो स्पेक्यूलेट कर रहा है कि मार्केट आगे जाके बढ़ सकता है या मार्केट आगे जाके गिर सकता है, ठीक है।
स्पेकुलेट किया कि ऐसा होगा फॉर मेकिंग प्रॉफिट ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। ये स्पेकुलेशन कर रहा है, एक्सपेक्टेशन है उसकी कुछ, एक लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन में फेसेस लॉसेस आल्सो। एंड आर्बिट्रेचर, आर्बिट्रेचर मतलब क्या भाई, सुनने में इतना अच्छा है ना, ये तो लोग बोले कि सर हमको तो यही करना है, क्या है इसका, नो एग्जिस्टिंग पोजीशन एक्सपोजर, ठीक है कोई बात नहीं। Arbitrage is a process in which we take long and short positions simultaneously for making profit on the basis of mispricing. It is a risk free profit. Arbitrage मतलब एक सिचुएशन आती है जैसे कि फॉर एग्जांपल से अपने इंडेक्स है ना, दो टाइप के इंडेक्स है, एक होता है निफ्टी इंडेक्स और एक होता है सेंसेक्स। तो कभी मुझे दिखा कि रिलायंस निफ्टी में 100 रुपए पे बिक रहा है और सेंसेक्स पे 100 रुपए पे है, सॉरी 50 रुपए पे मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 50 में खरीदूंगा, यहाँ पे 100 में बेचूंगा, 50 में खरीदूंगा, 100 में बेचूंगा। सो ये क्या हुआ, ये मेरा हुआ रिस्क फ्री प्रॉफिट, जिसे बोलते हैं आर्बिट्रेज। ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है क्या? रियल लाइफ में ऐसा कोई भी प्रॉफिट होता नहीं है। अगर होता भी रहेगा ना, एकदम माइक्रो सेकंड्स के लिए होता है, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू वो सेटअप हो जाएगा। ऑब्वियसली मैं यहाँ से बाय करने के ऑर्डर डालूंगा तो यहाँ 50 का प्राइस वगैरह बढ़ेगा, और यहाँ पे मैं सेल का ऑर्डर डालूंगा तो यहाँ 100 की प्राइस है वो कम होती जाएगी। तो ऑब्वियसली वो ऑन एन एवरेज 75 के एवरेज पे आके वो मैच हो जाएगा, तो ये मिस प्राइसिंग जो है वो मैच हो जाएगी। इसलिए आर्बिट्रेज रियल लाइफ में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, बहुत रेयर सिचुएशन में ऐसा होता है, ठीक है। और ये ट्रैक करने के लिए वो भी एल्गोरिदम्स जो आते हैं, एल्गो ट्रेडिंग, वहां से हो सकता है अगर हुआ तो। क्लियर है सर? अब ये आर्बिट्रेज जो है, ये क्वेश्चन तो हमें आते हैं एग्जाम में, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग देखते हैं। आर्बिट्रेज यहाँ पे इसका मैंने पूरा प्रोसेस जो है यहाँ पे कैलकुलेट किया है, एंड ये है अपना फ्यूचर्स का लास्ट टॉपिक, ठीक है। क्या है ये? अपने फ्यूचर्स के इसका लास्ट टॉपिक, ठीक है। एक बार इसको पूरा देख लो प्रिंट करके, फ्यूचर्स वाले पार्ट का लॉस, ठीक है। आर्बिट्रेज प्रोसेस कि हमें रिस्क फ्री प्रॉफिट कैसे कमाना है, ये कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे हैंडल करना है हम। सो आर्बिट्रेज का मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया था। आर्बिट्रेज का मीनिंग क्या है? रिस्क फ्री प्रॉफिट। सो आर्बिट्रेज प्रोसेस कैसे करते हैं, यहाँ पे ना कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, वो हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। टू कैलकुलेट थेरोटिकल फ्यूचर प्राइस, थेरोटिकल फ्यूचर प्राइस TFP, थेरोटिकल फ्यूचर प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हमने वो देखा है, फिर हम लोग स्पॉट प्राइस में कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल ऐड करेंगे एंड वहां से डिविडेंड को लेस करेंगे, ठीक है। तो स्पॉट इंटू 1+R-D, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कोटेड फ्यूचर प्राइस के साथ। आपको क्वेश्चन में ना दो तीन प्राइस दी रहेगी कि कोटेड दी रहेगी, गिवन इन क्वेश्चन, जहां पे मैंने बोला है। अगर 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 दो तीन नहीं दी रहेगी, एक ही दी रहेगी, ठीक है। तो अगर मेरी फ्यूचर इज ओवर प्राइस, मतलब क्या कि मेरी फ्यूचर की प्राइस जो है ज्यादा है एंड अभी की प्राइस कम है, थेरोटिकल फ्यूचर प्राइस जो है वो कम है, तो उस केस में क्या होगा, सेल फ्यूचर एंड बाय स्पॉट। मतलब क्या, मेरे फ्यूचर की जो प्राइस है ना वो कम, फ्यूचर की प्राइस है ना वो ओवर प्राइस है, और फ्यूचर की प्राइस ज्यादा है, मतलब मैंने उसको सेल करना चाहिए। ओवर प्राइस है तो मैं उसे सेल करूंगा। एंड सेकेंड केस क्या आता है, अंडर प्राइस, तो सेल करूंगा मैं स्पॉट को एंड बाय करूंगा फ्यूचर पे। ऑब्वियसली फ्यूचर मेरा अंडर प्राइस है तो मैं जो अंडर प्राइस है उसे बाय करूंगा, एंड फ्यूचर ओवर प्राइस्ड है तो फ्यूचर को मैं सेल करूंगा। क्लियर है? मैं इसको एक बार आपको यहां से हाईलाइट करके दिखाता हूं ताकि आपको इसलिए इन दोनों का डिफरेंस पता चलेगा। यहाँ पे क्या बोला है मैंने, फ्यूचर इज ओवर प्राइस्ड, इसलिए मैं सेल करूंगा फ्यूचर को, एंड यहाँ पे मैंने बोला है फ्यूचर इज अंडर प्राइस, तो मैं क्या करूंगा, बाय करूंगा फ्यूचर को। सर यस। तो यहाँ पे आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, वो स्टेप्स को मैंने ना इन दो, क्या बोलते हैं, एक दो तीन चार, चार चीजों में फिट किया है, एंड उसको एक ट्रिक का नाम दिया है। अगर किसी को आपको पता रहेगा, अपटा, अपटा मतलब क्या, ये देखो, नॉट नेसेसरी आपको ये ट्रिक के थ्रू याद करना है, मैं लॉजिकली आपको समझाऊंगा ना, क्लियरली याद हो जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं है ट्रिक की। बट फिर भी अगर बाय चांस किसी को एंड मूवमेंट पे याद ना हो तो, या फिर एडिशनल कोई मेथड चाहिए याद रखने की, तो उसे हम बोल सकते हैं अपटा। अपटा मतलब क्या, APTA, क्या है बोला मैंने, APTA, अपटा मतलब गिरना। अगर मराठी किसी को आती है तो वो अपटा, या फिर हिंदी में भी यूज करते हैं अपटा। यहाँ पे महाराष्ट्र में तो ये वर्ड यूज होता है, आपके यहाँ पे यूज नहीं होता रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ये रेगुलर मेथड या फिर पूरा स्टेप्स में आपको लॉजिकली समझाऊंगा ताकि आपको रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। फिर भी मैंने आपको ये ट्रिक जो है वो बता दी। अपटा, AP टुडे, APTA मतलब क्या, देखो सबसे पहले ना यहाँ पे कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा इजी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल से मुझे ना इन दो स्टेप्स में ही दिख जाता है कि मुझे क्या प्रॉफिट होने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल से मेरा थेरेटिकल प्राइस आ गया, थेरोटिकल प्राइस आ गया मेरा 100 रुपए, एंड मेरा फ्यूचर का प्राइस आ गया 90 रुपए, तो 100 - 90 मुझे दिख रहा है 10 रुपए का प्रॉफिट। बट क्या इंस्टीट्यूट आपको सिर्फ इतना करने के मार्क्स देने वाली है क्या? नहीं।
इंस्टीट्यूट चाहती है आप प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करो, प्रॉपर इसको प्रेजेंट करो, ठीक से प्रेजेंट करो, इसलिए मुझे यहाँ पे ट्रिक बना। तो इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे क्या चाहती है वो बताती है। सबसे पहले अपने ठीक से बताना चाहिए। आप ऐसे बताओगे, आपके क्लाइंट को कोई पिच कर रहे हो, क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो कैसे करोगे? सबसे पहले आप बताओगे क्या है कि एक्शन लोगे। आप क्या एक्शन लोगे कि आप उनको बताओगे कि देखो क्लाइंट, क्या है ना कि अपना फ्यूचर ओवर प्राइस्ड है, इसलिए हमने क्या करना चाहिए, फ्यूचर को सेल करना चाहिए एंड स्पॉट को बाय करना चाहिए। इसलिए अपने को सबसे पहला स्टेप आता है एक्शन, कि आपको एक्शन क्या लेने वाले हो, कौन से एक्शन लेने वाले आप लेने वाले हो। सिंस फ्यूचर इज ओवर प्राइस्ड वी आर गोइंग टू सेल फ्यूचर एंड बाय स्पॉट, या फिर ऐसा हो सकता है सिंस फ्यूचर इज अंडर प्राइस बाय फ्यूचर एंड सेल स्पॉट, कोई भी सिचुएशन हो सकता है। ये मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया है, ये स्टेप्स है, ये मेरा एग्जांपल, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आप प्रेजेंट कैसे करने वाले हो। क्लियर है? ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है कि आपने एक्शन तो बता दिया, अब हमको प्रोसीजर बतानी पड़ेगी। उसकी प्रोसीजर क्या है? एक तो चीज हम करेंगे आज के दिन, एक तो चीज हमें आज करनी पड़ेगी, और एक हम करेंगे एट मैच्योरिटी। क्या करेंगे? एक हम करेंगे टुडे एंड एक हम करेंगे एट मैच्योरिटी। प्रोसेस क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल क्या करें, फर्स्ट हम क्या करेंगे, सिंस फ्यूचर इज ओवर प्राइस, हमें क्या करना है, फ्यूचर को सेल करना है एंड स्पॉट को बाय करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, विल बोरो डैश, मतलब अमाउंट एट डैश परसेंटेज एंड बाय शेयर, मतलब क्या, ऑब्वियसली हमें बाय करना है शेयर्स, इसलिए हम अमाउंट को बोरो करेंगे। ये क्या है सर? ये सब मैंने ना प्रॉपर क्वेश्चन को कैसे, अपने जो क्वेश्चन सॉल्विंग रहेगा ना वहां पे कैसे वर्डिंग यूज करने हैं, उसको मैंने स्पेसिफिकली यहाँ लिखा है कि बोरो अमाउंट रुपीज एट 10% पर एनम एंड बाय शेयर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर रुपीज 10 लाख एट 10% पर एनम एंड बाय शेयर्स, और हमने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल सच शेयर्स एट कोटेड फ्यूचर प्राइस। ठीक है, कोटेड फ्यूचर प्राइस मतलब एक्चुअल फ्यूचर प्राइस जो भी रहेगा क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो वो, तो कोटेड फ्यूचर प्राइस पे हम सेल करने का उसका क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि फ्यूचर में सेल करना है, अभी के लिए हम बाय करेंगे। ठीक है, तो मतलब इसका लॉजिक क्या है सर? देखो, जब हम फ्यूचर में कब सेल कर पाएंगे, जब अपने पास आज शेयर से, ऑब्वियसली, एंड हम फ्यूचर में बाय कब करेंगे, जैसे जब आपने आज सेल किया रहेगा, तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि फ्यूचर में मैं डायरेक्टली बाय कर सकूंगा क्या, कि डायरेक्टली बाय करूंगा तो मुझे और फ्यूचर में जाके उसको सेल करना पड़ेगा, मुझे बाय को सेल से सेट ऑफ करना पड़ेगा। इसलिए एक एक्शन मुझे आज लेनी है एंड एक एक्शन मुझे फ्यूचर में लेनी है। एंड फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में मुझे किस चीज में फायदा होने वाला है, मुझे फ्यूचर में बाय करने में फायदा होने वाला है या मुझे फ्यूचर में सेल करने के लिए फायदा होने वाला है। जिसमें मुझे फायदा होने वाला है ना, वो उसकी अपोजिट सिचुएशन में आज क्रिएट करूंगा। अगर मुझे फ्यूचर में सेल करने का फायदा है तो मैं आज बाय करूंगा ताकि मैं फ्यूचर में सेल कर पाऊं, एंड आज मुझे अगर फ्यूचर में अगर बाय का अपॉर्चुनिटी रहेगा तो मैं आज सेल करूंगा क्योंकि फ्यूचर में उसे बाय करूंगा। क्लियर है सर? तो ये चीज है कि हमने आज क्या एक्शन लेनी चाहिए। ठीक है, लॉजिकली समझोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, एंड एट मैच्योरिटी आप क्या करोगे, ऑब्वियसली आप लोगों ने क्या चीज किया, यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल किया है, तो सबसे पहले मैं सेल करूंगा एट, इस पे सेल करूंगा, मैं सेल करूंगा फ्यूचर प्राइस पे। ठीक है, अगर उस पीरियड में मुझे कुछ डिविडेंड मिला रहेगा तो मैं उसे ऐड करूंगा, एंड मुझे जो इंटरेस्ट मैंने जो लोन के लिए अमाउंट लिया है उसका मैं रीपेमेंट उस पीरियड का कर दूंगा। ठीक है, और मुझे आ जाएगा आर्बिट्रेज गेन। क्लियर है सर? ये था आपका आर्बिट्रेज का प्रोसेस और ये था आपका पूरा फ्यूचर्स वाला पार्ट। सो ये यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा गारंटी है। मैंने हर एक चीज यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, तो ये रिवीजन लेक्चर में हम सिर्फ फ्यूचर वाला पार्ट रिवाइज करेंगे। कल मैं ऑप्शंस वाला पार्ट अपलोड करूंगा, तब तक आप फ्यूचर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रखिएगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे मैसेज कीजिएगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। कल ऑप्शंस वाला पार्ट भी अपलोड हो जाएगा एंड उसके बाद तुरंत मैं इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव वाला पार्ट भी अपलोड कर लूंगा, ताकि आपका डेरिवेटिव जो है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी बाकी चैप्टर्स भी डाले हुए, आप प्लीज उसको देखिए। देखते कि मैंने जैसे भी हर बार रिवीजन लेक्चर में बोला है, रिवीजन लेक्चर के साथ ही आपका कंसेप्ट का रिवीजन करिएगा। मैं पॉज करके फुल स्क्रीन इसीलिए दिखाता हूं कि आप उसको पॉज करो, मैं फुल स्क्रीन इसीलिए दिखाता हूं ताकि आप उसको पॉज करो एंड वो क्विकली रिवाइज कर दो। जैसे आप मैं एक लेक्चर एंड करूंगा, प्लीज आपको डायरेक्टली जाके क्वेश्चन सॉल्व करना है सर। यस, तो दैट वाज, सो दिस मच फॉर टुडेज पार्ट। ये था अपना फ्यूचर्स का पूरा रिवीजन, डिटेल में मैंने हर एक चीज कवर की है। इसके बाहर से क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। अगर आपको कोई लगता है कि मुझे स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करवानी है, जिसकी मैंने एक रिफंडिंग के बारे में एक मैंने स्पेसिफिक कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों अपलोड किया हुआ है, सो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं वो वीडियो भी लेके आऊंगा। ठीक है, सो दिस वाज फॉर दिस मच फॉर टुडे। तो मिलते हैं आपके साथ अगले रिवीजन लेक्चर में, तब तक के लिए दिस इज सीए उत्कर्ष मेहता साइनिंग ऑफ ओवर एंड